गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? Am I audible and visible to you guys? यस यस यस, बस 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 ठीक है, अभी आवाज ठीक आ रही है, बढ़िया, बेहतरीन। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज हमारे पास में चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट। तो हाउ इज इट गोइंग गाइस, कैसा चल रहा है बताओ? वेलकम बैक टू द क्लास, वेलकम बैक टू द क्लास। सुनो मेरी बात, कल तुम्हारा टेस्ट नंबर 2 होने वाला है। टेस्ट नंबर 2 में मनी एंड क्रेडिट और इससे पहले जो 3 चैप्टर हुए, चारों चैप्टर का टेस्ट होगा, तीनों सब्जेक्ट्स मिला के। ठीक है, तो टेस्ट नंबर 2 के लिए रेडी रहना। और टेस्ट नंबर 1 का जो आंसर की है वो तुम्हें आज रात तक मिल जाएगी। ठीक है, तो उससे अपना टेस्ट नंबर 1 के सॉल्यूशन चेक कर लेना। फाइन, हाँ जी दोस्तों, बताइए। बेहतरीन तरह से दिखाई सुनाई दे रहे हैं हम आपको? अच्छी बात है, चलो। तो हाउ इज इट गोइंग, कैसा चल रहा है बताओ? एक बार मुझे देख लेने दो, सारे बच्चे कहाँ गए, दिखाई क्यों नहीं दे रहे मुझे सच? मैं दिखाई सुनाई दे रहा हूँ? 10,000 तो विंडो खोल देते हो यार। ठीक है, फाइंडर के ऊपर। ओके ओके ओके, लो वॉइस नहीं है मेरे दोस्त, सब सही है। हाँ दिख गए ना, सारे बच्चे दिख गए अब। बढ़िया, बेहतरीन। हाय मनीराम, अपूर्व, उमराज, सानिया, अदिति, दक्ष, अमृता, नेक्स्ट टॉपर्स मिशा, आयुष, आयुषी, ध्रुवी, आरुषि, कृति, कार्तिकी, सारे बच्चे इन दी चैट। छुट्टियां लग गई क्या तुम्हारी स्कूल की? है ना? हाँ हाँ, स्कूल की छुट्टियां लग गई होगी, पक्की बात है। मैं एक कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा हूं, और जितने बच्चे कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ेंगे तो वो जानते होंगे कि 22-23 तारीख से ही आदमी फुल हॉलीडेज मूड में आ जाता है ना? हाँ, वो तो है भाई। केक, एक केक के लिए सारे जो क्रिश्चियन दोस्त रहते हैं उनको बताते कि तू ही मेरा सच्चा दोस्त है भाई। ठीक है, लेकिन वो ब्राउन वाला केक जो स्कूल में मिलता था उसका, आहा, चलो आज क्लास सुबह करवा दो। नहीं यार, वो क्या है, किसी की छुट्टी है किसी की नहीं है, उसमें दिक्कत जाएगा। निखिल एस जानगिद, बेटा तुम्हारी छुट्टी है कि नहीं बता दो। जूस पियोगे तुम? पिलाऊं तुम्हें जूस? ठीक है, जूस वूस नहीं पिलाता हूं, माठा पिलाता हूं मैं मार मार के। ठीक है, हमारे इधर रीवा क्षेत्र में बोलते हैं कि अभी माठा पिलाते हैं, तुम्हें जरा रुको। मतलब हमारे इधर यार, मध्य प्रदेश में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग, मध्य प्रदेश में किसी एक कल्चर का डोमिनेंस नहीं है। दी गुड थिंग अबाउट दिस इज कि आपको क्या देखने को मिला कि यूपी से भी इन्फ्लुएंस्ड है, बिहार से भी इन्फ्लुएंस्ड है मध्य प्रदेश। जैसे अगर आप देखोगे तो राजस्थान से भी इन्फ्लुएंस्ड है मध्य प्रदेश, गुजरात से भी इन्फ्लुएंस्ड है, महाराष्ट्र से भी इन्फ्लुएंस्ड है। तो एक कॉम्पोजिट कल्चर आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। चलो, इससे पहले कि चैट में सारे ट्रेंडिंग गाने तुम लिखना शुरू कर दो, मैं चैट को प्राइवेट कर देता हूं। आगे बढ़ते हैं, आज अपने पास चैप्टर बहुत मजेदार है, मनी एंड क्रेडिट, पैसा। ठीक है,
चैप्टर मनी एंड क्रेडिट है, मनी एंड क्रेडिट पे दौड़ी लगाते हैं। ये बताओ तुम्हारे बैकलॉग तो नहीं ना, पढ़ते चल रहे हो, सारा सब कुछ कंप्लीट करते चलना। आज हमारे पास में प्यारा चैप्टर मनी एंड क्रेडिट, चैप्टर का ओवरव्यू पहले लेते हैं और चैप्टर को यहीं पे अपन क्या करते हैं, चैप्टर के दो हिस्से कर देते हैं। दो हिस्से कैसे करते हैं, चैप्टर का एक पार्ट होगा मनी वाला, चैप्टर का एक पार्ट होगा क्रेडिट वाला। तो मनी एंड क्रेडिट वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको बेसिकली क्या क्या देखने को मिलता है, इस चैप्टर में आपको देखने को मिलता है क्या, कि सबसे पहले मनी वाला कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो मनी क्या होता है ना, मनी यानी पैसा, हार्ड कैश। पैसा नहीं तो उसके पहले क्या सिस्टम चलता था, तब चलता था बार्टर सिस्टम। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम क्या है वो अपन पढ़ेंगे चैप्टर में। बार्टर सिस्टम के अलावा क्या है कि बार्टर सिस्टम के लिए डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट जरूरी था, तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या है वो वाला सिस्टम समझेंगे अपन। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि जब इकोनॉमी में मनी आ गया तो मनी को फिर एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज करना शुरू कर दिया। ठीक, फिर क्या है, तो मनी जो है आज हम देख रहे हैं, तो हमेशा से मनी ये नहीं रहा है, पहले कभी प्रीशियस कॉइन्स वगैरह हुआ करते थे, फिर धीरे से पेपर नोट्स और करेंसी निकल के आई, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में तो आजकल क्या है, पेटीएम में इतना बैलेंस है तो वो भी आपका बैलेंस है। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी तो क्या है, बिटकॉइन भी है। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या क्या है वो सारी चीजें, तो मनी वाले पार्ट में अपन ने ये चीज देखी। ठीक है, मनी वाले पार्ट में अपन ने ये चीज देखेंगे चैप्टर में। और फिर क्रेडिट क्या होता है देखो, तो एक चीज बता रहा हूं कि मुझे अगर एक बिजनेस करना है और मुझे बिजनेस के लिए मान लो मुझे अभी अपन ने ऑफिस बनाया, तो ऑफिस के लिए प्लाईवुड चाहिए थी, लकड़ी। ठीक है, लकड़ी से पार्टीशन वगैरह हुआ ना, तो वो प्लाईवुड के लिए मुझे क्या करना पड़ा ना, प्लाईवुड के लिए मुझे ऑर्डर देना पड़ा था, प्लाईवुड के लिए मुझे ऑर्डर देना पड़ा था। तो मैंने क्या बोला कि पैसे अभी नहीं दूंगा, पैसे अभी नहीं आए हैं, ठीक है, पैसे आपको क्या करेंगे हम बाद में दे देंगे। तो उन्होंने बोला अरे दिख रहा सर आप तो हमारे दोस्त हो, ले जाओ। तो उन्होंने ऐसा नहीं कि दोस्त हो तो ले जाओ पैसे देने ही मत, उन्होंने क्या बोला कि जब आ जाए तब दे देना पैसे। तो वो क्या है, वो क्रेडिट वाली सिचुएशन होती है। क्रेडिट वाली सिचुएशन मतलब सिंपल सी चीज है, व्हेन यू आर टेकिंग अ टाइप ऑफ लोन, तो वो सामान मैंने लोन पे लिया ना कि अभी दे दो पैसे बाद में लौटा दूंगा, तो वो क्रेडिट होता है। तो मनी एंड क्रेडिट की अगर हम बात करें ना, तो मनी एंड क्रेडिट की अगर हम बात करें तो क्या हो रहा है ना कि मनी एक चीज हो गई आपके पास, मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, ये सब कुछ अपन देखेंगे। और क्रेडिट में, क्रेडिट को समझने के लिए अपन क्या करेंगे कि क्रेडिट होता क्या है, डिफरेंट डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस की मदद से अपन समझेंगे। ठीक है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट एक चीज होती है वो समझेंगे, कहां से क्रेडिट अरेंज किया जाता है लोगों के द्वारा। मतलब क्रेडिट को अगर आप ऐसे समझो तो क्रेडिट को आप लोन भी लिख सकते हो कि क्रेडिट यानी लोन। तो लोन कहां से मिलता है, लोन अच्छा होता है बुरा होता है, क्या बोल सकते हैं, तो सलीम और स्वप्ना की कहानी से समझेंगे अपन। ठीक है, लोन लेते समय जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट बनती है वो क्या होती है, ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, कहां से अरेंज होता है, वो सारी चीजें। तो ये हो गया मनी और ये हो गया क्रेडिट। अब मनी और क्रेडिट के अलावा आप जैसे देखोगे ना, तो मनी और क्रेडिट के अलावा आपको क्या देखने को मिलता है कि ये सारी चीजें देखने को मिलती है कि लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक। तो बैंक एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस पूरे इकोनॉमी में। तो बैंक करती क्या है आखिरकार, ठीक है, बैंक करती क्या है आखिरकार, वो चीज है। अब लोन अगर आप ले रहे हो तो फॉर्मल सेक्टर से भी क्रेडिट मिलता है इंडिया में, इनफॉर्मल सेक्टर से भी मिलता है, क्या सही है क्या गलत है वो वाली चीज। और लास्ट में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो जब लोन बैंक से नहीं मिल रहा है, आदमी कहीं और जा रहा है, किसी लैंडलॉर्ड के पास जा रहा है, किसी रिश्तेदार के पास जा रहा है और वो उसे फंसा लेते हैं अपने लोन के चुंगल में, तो इसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप एक वे आउट है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप भी पढ़ेंगे अपन। तो ये चैप्टर के ब्रॉड टॉपिक्स हैं। आज की क्लास में अपन ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। नाच के दिखा दो जरा एक बार फटाफट से, समझ में आया? यहां तक अगर क्लियर हुआ तो भाई पानी पिला दो थोड़ा सा कुनकुना। यहां तक क्लियर है? चलो देखो क्या होता है ना, कभी कभी रास्ते कठिन होते हैं लेकिन साथ ही मजेदार हो, तो रास्ते कठिन नहीं लगते हैं, रास्तों में बहुत मजा आता है। जस्ट फॉर अ रेफरेंस, क्या हो रहा है ना कि अब सब आप लोग क्या कर रहे हो, अब सब लोग प्रेशर में के एग्जाम आ गए, पढ़ना ये वो सारी चीजें, लेकिन इफ यू हैव अ हेल्दी ग्रुप, हेल्दी ग्रुप का मतलब ऐसा नहीं कि सब एकदम टनटनाहट, हेल्दी ग्रुप का मतलब कि जो उस अप्रोच को समझ रहे हैं और सीरियसली ग्रुप स्टडीज कर रहे हैं, मस्ती भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सीरियस हो गए 1% भी तो आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, और वो पढ़ाई एक मजे की तरह लेते चलना। तो अगर आपका अच्छा ग्रुप है तो हंसते खेलते पढ़ते रहो, थोड़ा थोड़ा निपटाते रहो, ठीक है, बैकलॉग मत बनने देना।
रिएक्शन डिस्ट्रैक्ट कर, रिएक्शन बंद कर दिया अपन ने। ओके गाइस, विंटर हॉलीडेज हो गई हैं। एक बच्चा लगे सर सिलेबस पिला दो, अभी उसकी सिकंजी बना रहा हूं, फिर पिलाऊंगा, रुको तुम्हें सिलेबस की सिकंजी। हाँ तो मस्त पढ़ते रहना, बहुत गंदा ग्रुप है सर, पढ़ने भी नहीं देता है। आज तुम्हें रात तक उसका आंसर नंबर, मतलब टेस्ट पेपर नंबर 1 की वो मिल जाएगी। हुआ क्या, मेरे पास मैं बॉटल फ्लॉन्ट करता था ना तुम्हारे सामने, एक पीले कलर की, पिंक कलर की, ब्लैक कलर की, सारी बॉटलें चले गई, एक ये गंदा सा कलर बच गया, पता नहीं क्या है, ट्रांसपेरेंट कलर, तुम्हें दिख भी नहीं रहा होगा कलर, है ना, ब्लू ब्लू सा है, थोड़ा सा पर्पल ब्लू जो भी होता है, मैं तो कलर ब्लाइंड हूं। तो एक बॉटल बची बस। हम ऐसा क्यों हुआ अपने साथ, ऑफिस उधर गया तो सब लेके चले गए। चलो शुरू करें। रम केक खाया है ना, वाह, स्कूल में बहुत मजा आता था यार। स्कूल में बोलता रहा था कि जो बच्चे कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े उन्हें पता है कि कॉन्वेंट स्कूल में मिलता है केक, और वो केक के लिए आदमी क्या करता है, वो केक के लिए आदमी किसी से भी दोस्ती कर लेगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता था। चलो, पानी खाबे, जल खाबे होता है बेटा, गलत बोल रहे हो तुम, पानी खाबे, जल खाबे ना खाबे। अच्छा बेटा ध्यान दो। तो शुरू करते हैं चैप्टर मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पहला टॉपिक है आपका वो है। तो पहले क्या हो रहा है ना, देखो इकोनॉमी को अगर हम एकदम अर्लीस्ट फॉर्म में, एकदम क्रूड फॉर्म में ले जाओगे, तो पहले तो पैसा वैसा कुछ होता नहीं था। आदमी क्या है, पत्ते लपेटे, ठीक है, भाला लिया, हिरण के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया, जहां हिरण दिखी मारा, खाया पीड़ा, खुश रहते थे। शेर ने आदमी को खा गया, शेर खुश रहता था। तो पहले इकोनॉमी बड़ी सिंपल थी। फिर ह्यूमन बीइंग का दिमाग आ गया, उनने कॉम्प्लेक्स कर दी, उनने क्या कर दिया, उनने घर बनाना शुरू कर दिया, उनने कपड़े बनाना शुरू कर दिए, उसमें कंपटीशन शुरू हो गया, स्कूल बन गए, बिजनेस बन गए, लोग एक दूसरे से फोमो में ही मरे जा रहे हैं। तो पहले कितनी सिंपल इकोनॉमी थी ना, कि भाला लेके घूमो, तुमने इसको मार दिया, तुम पेट भर लो, तुम्हें शेर खा गया, शेर का पेट भर गया, सिंपल है, ठीक। लेकिन फिर क्या होता है, धीरे धीरे जब इकोनॉमी इवॉल्व होती है, तो क्या होता है ना कि इकोनॉमी जब इवॉल्व होती है तो लोगों ने चीजें पजेस करना शुरू कर दी। कैसे, तो लोगों के पास में अब क्या आना शुरू हो गया, जैसे खेती कर रहे थे तो उनके पास में गेहूं इकट्ठा हो गया, कोई मटके बना रहा था तो उसके पास मटके इकट्ठे हो गए, कोई जूते बना रहा था उसके पास जूते इकट्ठे हो गए। फाइन, तो मैं आपको एकदम अर्लीस्ट फॉर्म बता रहा हूं। तो जब ऐसी सिचुएशन थी जब पैसा नहीं आया था, लेकिन लोगों ने पोजीशन लेना शुरू कर दिया था चीजों का, किसी के पास जानवर है, किसी के पास गेहूं है, किसी के पास मटके हैं, किसी के पास जूते हैं, किसी के पास कपड़े हैं। अब ऐसा है, जिसके पास गेहूं है उसको जूते की जरूरत पड़ती थी, जिसके पास जूते हैं उसको मटके की जरूरत पड़ती थी, जिसके पास मटके हैं उसको हो सकता है कपड़ों की जरूरत पड़ती थी। तो ऐसे जरूरत तो सबको एक दूसरे के सामान की पड़ती थी ना, लेकिन उस समय में पैसा नहीं था, मनी जैसी कोई चीज नहीं थी। तो तब पता है क्या सिस्टम चलता था, तब जो सिस्टम चलता था वो सिस्टम का नाम था बार्टर सिस्टम। मैं आपको पूरा चैप्टर एक एक चीज बता दूंगा, बस ये कीवर्ड ध्यान रखना और आपको वैसे ही नोट्स से रिवाइज करना है। तब बार्टर सिस्टम चलता था। तो बार्टर सिस्टम क्या है, तो बार्टर सिस्टम वाज अ मीन्स ऑफ ट्रांजेक्शन, या फिर बार्टर सिस्टम वाज अ सिस्टम फाउंड इन द इकोनॉमी बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मनी, वेयर गुड्स वर एक्सचेंज इन ल्यू ऑफ गुड्स। मतलब सामान के बदले सामान बदला जाता था इस सिस्टम में, कि जूते दो पैसे लो। ये गाना भी बाद में आया क्योंकि पैसे तो थे ही नहीं, तो पहले जूते दो गेहूं लो, टन टन, वैसा सिस्टम चलता था कि सामान के बदले सामान बदल लो। तुम्हें जूते चाहिए, ये लो जूते, और बदले में क्या है, मुझे गेहूं चाहिए तो गेहूं दे दो। तो व्हेन गुड्स वर बीइंग एक्सचेंज फॉर गुड्स, जैसे हम स्कूल में अभी भी करते ना, भाई तेरे पास दो ब्लैक पेन है, ब्लू पेन चाहिए तुझे, मेरे पास ब्लू पेन है, एक ब्लैक पेन मुझे दे दे, ठीक है। तो वो बार्टर सिस्टम होता है, सुना है, वो बार्टर सिस्टम होता है। तो वो बार्टर सिस्टम पहले चलता था इकोनॉमी में जब मनी नहीं था, अर्लीस्ट फॉर्म में। अब यहां पे एक और टर्म आती है, ये सारी टर्म्स मैं लास्ट में डिफाइन टाइप में डाल दूंगा, ठीक है। टर्म जो डेफिनेशंस आपको चाहिए सब मिल जाएगी आखिरी में, अभी समझ लो बस। तो इस इकोनॉमी में जहां पे मनी नहीं था, बार्टर सिस्टम वाज अ मींस ऑफ ट्रांजैक्शन, जहां पे सामान के बदले सामान बदला जाता था। लेकिन फॉर दिस बार्टर सिस्टम टू टेक प्लेस, बार्टर सिस्टम प्रॉपर चले,
उस बार्टर सिस्टम को चलाने के लिए डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट वाज द प्राइमरी सिचुएशन। एक और नई चीज आ गई, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट बहुत जरूरी थी बार्टर सिस्टम को चलाने के लिए। अब सवाल यह है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या है, तो उस चीज को मैं आपको सिंप्लीफाई करके देता हूं। मतलब बार्टर सिस्टम में सामान के बदले सामान बदला जा रहा है। मुझे अपने गेहूं बेचना है और मुझे बदले में मटका चाहिए। एक मटके में क्या करोगे, दही जमाऊंगा, तुम्हें क्या कर लेना, ठीक है। तो मुझे मटका चाहिए, लेकिन बस अब मैं अपने गेहूं बेचने के लिए तैयार बैठा हूं, लेकिन अब ये संदीप भैया आ गए, बोल रहे सर मैं जूते बनाता हूं, जूते ले लो। मैं बोलूंगा जूते क्यों लूंगा मैं तुम्हारे, मुझे मटका चाहिए ना। और संदीप भैया बोल रहे कि मुझे तो गेहूं नहीं चाहिए, मुझे तो जानवर चाहिए, मुझे बकरी चाहिए, मान लो। फाइन, तो अब होगा क्या ना कि व्हाट ही इज विलिंग टू सेल इज नॉट सिमिलर टू व्हाट ही इज डिजायरिंग टू बाय। ठीक है, वो जो खरीदना चाह रहे हैं वो चीज मैं लेना नहीं चाह रहा हूं, मैं जो बेचना चाह रहा हूं वो चीज वो लेना नहीं चाह रहे हैं। तो यहां पे हमारा कोइंसिडेंस ऑफ वांट नहीं बैठ पा रहा है। ठीक है, कोइंसिडेंस ऑफ वांट नहीं बैठ पा रहा है। बार्टर सिस्टम को सक्सेसफुल होने के लिए मोस्ट प्रायर कंडीशन ही ये है कि देयर शुड बी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या है कि व्हाट द सेलर इज विलिंग टू सेल, द बायर शुड बी विलिंग टू बाय। ठीक है, तो जो वो बेचना चाह रहे हैं वो मैं खरीदना चाहूं, और जो मैं बेचना चाह रहा हूं वो खरीदना चाहे। ये सिचुएशन जब तक नहीं होगी तब तक ट्रांजैक्शन हो ही नहीं पाएगा। समझ गए, ये सिचुएशन जब तक नहीं होगी तब तक ट्रांजैक्शन हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर बार्टर सिस्टम को आपको क्या करना है, सक्सेसफुल करना है तो। फाइन, अब देखो इस पूरे टॉपिक में सिर्फ 3 टर्म्स ध्यान रखना है कि व्हाट वाज द सिस्टम ऑफ ट्रांजैक्शन व्हेन देयर वाज नो मनी इन द इकोनॉमी। वो सिचुएशन जब मनी नहीं था तब क्या सिस्टम ऑफ ट्रांजैक्शन था, तब सिस्टम ऑफ ट्रांजैक्शन था बार्टर सिस्टम। और बार्टर सिस्टम को प्रैक्टिकली होने के लिए डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट वाज वेरी एसेंशियल। बार्टर सिस्टम अगर होना है तो बार्टर सिस्टम के लिए डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होना जरूरी है। अब ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट कैसे होगी? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट तब होगी जब व्हेन अ पर्सन इज विलिंग टू बाय व्हाट अनदर पर्सन इज विलिंग टू सेल। ठीक है, तो ये लिमिटेशन थी। अब इसी के पैरेलल जब क्या हुआ, इसी के पैरेलल जब पैसा आ गया इकोनॉमी में, ठीक है, तो व्हेन देयर वाज द डेवलपमेंट ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, मनी इन्वेंट कर लिया ना हमने, तब क्या है ना, तब मनी ने क्या किया, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम किया। मतलब तब आपको डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की जरूरत नहीं थी। तब अगर आपको गेहूं खरीदना है तो आप गेहूं मार्केट में जाओ, पैसे दो, गेहूं वाला आपको गेहूं दे देगा। और कोई भी गेहूं वाला होगा वो पैसे मना नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि उस पैसे से चाहे वो मटके खरीदे, चाहे वो जूते खरीदे, चाहे वो उस पैसे से एरोप्लेन बना के उड़ा दे। ठीक है, उसके पास पैसा पहुंच गया तो पैसा अपने आप में एक स्टोर ऑफ वैल्यू है, वहां पे उसको डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट नहीं चाहिए। ठीक है, तो मनी ने क्या किया ना, मनी ने इंटरमीडिएट का रोल प्ले किया, ठीक है, इन दी एक्सचेंज प्रोसेस। और इसीलिए सवाल बनता है कि हाउ मनी एक्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो आप बताएंगे कि इन एन इकोनॉमी, ठीक है, वेयर देयर इज मनी, मनी विल एलिमिनेट द नीड ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, हेंस will not be dependent on barter system, money will act as a medium of exchange. ठीक है, whatever I am willing to buy, I will buy with the help of money, and whatever I am willing to sell, I'll sell in the exchange of money. समझ गए? जरा एक बार चैट में तेजी से बता दो क्लियर हुआ कि नहीं ये वाला टॉपिक, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्लियर हुआ कि नहीं, फटाफट बताओ जरा। क्लियर है? क्लियर हुआ? मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ओके, अच्छा चैट बंद है, कहां से लिखोगे? गला दबा दिया और बोल रहे हो सर बोलो ऐसा होता है क्या? क्लियर हुआ? अब आया ना, यस हो गया, बहुत बढ़िया। तो अब भैया बधाई क्या हो गया है, पैसा हो गया है, इकोनॉमी में पैसा आ गया है। ठीक है, तो जब मनी आया ना, तो मनी भी हमेशा से, जैसा आज अपन देख रहे हैं कि गांधी जी मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है, हमेशा से मनी वैसा नहीं रहा है। ठीक है, मनी भी क्या होता है ना, इवॉल्व होता है। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी जैसे अगर आप देखोगे
तो आज से बहुत समय पहले जब मनी का इन्वेंशन हुआ, तब क्या होता था ना, ग्रेन्स को, कैटल्स को मनी की तरह यूज किया जाता था। जैसे हम बोलते हैं ना गोधन, ठीक है, गोधन मतलब क्या होता है कि जो हमारे मतलब पशुधन बोलते हैं। पशुधन मतलब क्या है कि जो हमारे जानवर होते थे, गाय, भैंस, बकरी, ठीक है, घोड़ा, तो ये हमारा धन होता था। कैसे कि भैया एक हाथी खरीदना है तो 4 घोड़े दे दो, एक हाथी खरीद लो। तो पहले कैटल्स को, ग्रेन्स को, जैसे मुझे आज भी ध्यान है, अब नहीं पता मुझे अब क्योंकि वो दौर चले गया ना यार। आई लव माई चाइल्डहुड यार, मैंने तो बचपन बहुत जी खोल के जिया है। तो क्या होता था, गांव जाते थे बचपन में, तो बचपन में क्या होता था, एक दोपहर की गर्मी में गांव जाते थे ना, तो गर्मियों में क्या होता है कि वही 1 बजे 2 बजे के आसपास एक आदमी आता था साइकिल लेके, वो पो पो पो, ठीक है, वो बजाता था। सबको समझ आता था कि आइसक्रीम वाला आ गया है। और आइसक्रीम भी कौन सी आती थी, आइसक्रीम आती थी सिंपल ऑरेंज की, एकदम मजेदार आइसक्रीम, बर्फ और ऑरेंज का पानी, और बहुत टेस्टी लगती थी। तो जरूरी नहीं कि पैसे होंगे तो ही आपको आइसक्रीम मिलेगी। क्या करना होता था, सब सो रहे होते थे, घर वाले चुपके से गेहूं की बोरी में से 1 गिलास गेहूं भरते थे, दौड़ते दौड़ते जाते थे, चटके भी नहीं लगते थे पैर में, ठीक है, क्योंकि उस समय कच्ची रोडें होती थी, मिट्टी में क्या चटका लगेगा, ठीक है। तो 1 गिलास गेहूं उसके थैले में डाले, एक आइसक्रीम उधर से ली, वहीं पेड़ के नीचे बैठ के आइसक्रीम निपटाई, घर वालों को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन घर वाले तो हमारे ज्यादा स्मार्ट होते थे, उनको पता चल जाता, फिर धुनाई भी होती थी। तो पहले क्या था ना, ग्रेन्स के बदले भी क्या हो जाता था, ग्रेन्स को भी एज अ मनी यूज किया जाता था। तरबूज आते थे भाई साहब, तो तरबूज क्या है, तरबूज जो हमारे नाना जी दादाजी जो है, तो तरबूज एक बैलगाड़ी भर के तरबूज आते थे, और सब अपने अपने घरों से चौकी लेके गेहूं भर के ले जाते थे, उसको गेहूं देते थे, तरबूज ले लेते थे, तरबूज का कड़ी ले लेते थे, ठीक है। तो क्या हो रहा है ना कि ग्रेन्स भी एज अ मनी, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज किया जा रहा है। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी को अगर आप देखोगे, तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी हमेशा से जो आप पेपर नोट देख रहे हैं ये नहीं रहा है। पहले क्या था, पहले ग्रेन्स को, कैटल्स को एज अ मनी यूज किया जाता था। फिर धीरे से क्या होता है, प्रीशियस कॉइन्स को एज अ मनी यूज किया जा रहा था। तो जैसे आप देखोगे मुगल पीरियड में सोने के सिक्के का इस्तेमाल किया जाता, गुप्ता पीरियड में उससे पहले सोने के सिक्के इस्तेमाल किए जाते थे, तो प्रीशियस मेटल्स के कॉइन होते थे। फिर धीरे धीरे इकोनॉमी में क्या हुआ कि स्टील वगैरह की कॉइन्स आना स्टार्ट हुए, पेपर नोट आ गए अब, ठीक है। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि पहले प्रीशियस मेटल्स होते थे, ये सब कुछ होता था, फिर उससे हम शिफ्ट हो गए किस पे, पेपर नोट्स और कॉइन्स पे। अब पेपर नोट की खुद में कोई वैल्यू नहीं है। पेपर नोट के अगर आप देखोगे ना इंट्रिंसिक वैल्यू जो है, तो 2000 का नोट है अगर, जो तो अब वो भी बंद हो गया, 500 का नोट है जैसे मान लो, तो 500 के नोट की खुद में कोई वैल्यू नहीं है। 500 के नोट को अपन कुछ नहीं मानते हैं, लेकिन वो जो 500 का नोट है ना, वो 500 का नोट क्या है, वो उस पे 500 लिखा है, तो उसकी फेट वैल्यू जो है ना, मतलब फेस वैल्यू कह लो, ठीक है, उसकी फेट वैल्यू 500 है, उसके बदले में आपको 500 का सामान मिल जाएगा, लेकिन वो कागज की वैल्यू 1 रुपया ही होगी। फिर हम उसको क्यों एक्सेप्ट करते हैं, समझ रहे हो मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं क्या, कि पहले मनी के तौर पे प्रीशियस मेटल्स, कैटल्स, ग्रेन्स वगैरह इनका इस्तेमाल होता था, आज पेपर नोट और कॉइन्स का होता है। दीज आर दी मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। अभी जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, इनकी खुद में कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप देखोगे तो एक नोट जिसपे मान लो 2000 रुपए लिखे हैं, चलो मैं एक कागज का टुकड़ा फाड़ के दे रहा हूं तुम्हें, ये कागज के टुकड़े पे मैं 2000 रुपए लिख देता हूं, इस पे मैं अपनी फोटो लगाता हूं बढ़िया मुस्कुराते हुए, ठीक है, बहुत अच्छी फोटो लगा दी मैंने, तो वो फोटो लगा दूंगा, मैं अपना साइन भी कर दूंगा, ले बेटा, ठीक है। क्या तुम इसके बदले में मुझे 2000 रुपए का सामान दोगे? नहीं दोगे। क्यों बोलोगे? क्या हाँ सर हमें टोपी पहना रहे हो, ठीक है। तो ये नोट नहीं माना जाएगा, ठीक है, ये कागज को आप 2000 रुपए की वैल्यू नहीं मानोगे। लेकिन यही कागज का टुकड़ा अगर प्रॉपर जैसे नोट आज आपके पास है, ठीक है, जिसपे गांधी जी मुस्कुरा रहे हैं, आरबीआई के गवर्नर का साइन है और सारा सब कुछ नकली नहीं असली है, ठीक है, तो उस नोट के बदले आप 2000 रुपए का सामान दे दोगे। क्यों दे दोगे? तो उसका कारण बता रहा हूं कि आज जो मॉडर्न करेंसी है ना, मॉडर्न करेंसी की खुद में कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उसको एक लीगल अथॉरिटी ने लीगल फोर्स दिया है, और वो लीगल अथॉरिटी कौन सी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई ने क्या करके रखा ना, आरबीआई ने मॉडर्न करेंसी को क्या करके रखा है, मॉडर्न करेंसी को आरबीआई ने एक लीगल फोर्स देके रखा है, ठीक है। और इसी के चलते क्या है कि माना कि वो कागज के टुकड़े की खुद में कुछ वैल्यू नहीं है, कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं। जैसे सोने के सिक्के का क्या है कि सोने के सिक्का, मान लो अगर कोई सिक्का नहीं ले रहा तो सोना पिघला के आप झुमकी बना के दे दो उसको, सोने की तो वैल्यू है ना। लेकिन पेपर नोट में पेपर की कोई वैल्यू नहीं, लेकिन फिर भी हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। क्यों एक्सेप्ट करते हैं? क्योंकि इट इज बैक्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारी कंट्री में, वो इंडियन रुपी को लीगल फोर्स देती है, ठीक है। अगर सर किसी और ने ऐसी रुपी, इंडियन रुपी छापना शुरू कर दिए तो लीगल फोर्स का मतलब यही है क्या कि
कोई भी लीगली इस चीज को रिफ्यूज नहीं कर सकता कि आप अगर किसी को पैसे दे रहे हो 500 रुपए का नोट और वो बोल रहा है नहीं नहीं ये कागज का टुकड़ा नहीं लूंगा, मैं सोने के सिक्के लाके दो, तो गवर्नमेंट बोलेगी चल सोने के सिक्के खुदवाते हैं तेरे से जेल में, ठीक है। तो कोई भी लीगली रिफ्यूज नहीं कर सकता है टू सेटल दी पेमेंट्स इन इंडियन रूपी इंडिया में। अब तुम यूएसए में जाके नोट दोगे, बोलोगे हमारी आरबीआई जेल में डाल देगी तुम्हें, तो यूएसए वाले 2 डंडे और मारेंगे, ठीक है। तो हमारी कंट्री के अंदर हमारे नोट्स को क्या मिली है, एक तरह से लीगल बैकिंग मिली है, ठीक है। हमारी कंट्री के अंदर हमारे नोट्स को लीगल बैकिंग मिली है। नो वन कैन लीगली रिफ्यूज पेमेंट्स मेड इन रुपीज, और कोई और भी इंडियन रुपी इशू नहीं कर सकता है सिवाय आरबीआई के, ठीक है। तो दिस इज द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में एक तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी आपका हो गया करेंसी। करेंसी की पूरी कहानी बता दी मैंने आपको कि करेंसी जो है तो पेपर नोट्स और कॉइन्स होते हैं जिनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो इशू करता है, ठीक है। कोई लीगली उसको रिफ्यूज नहीं कर सकता है, कोई और उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो करेंसी आज का मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है, ठीक है, ठीक है। दूसरा मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या है पता है, डिपॉजिट्स विद बैंक। आ जाओ, तो 2 टाइप ऑफ मॉडर्न मनी आपको देखने को मिल रहे हैं। डिपॉजिट्स विद बैंक कैसे पैसे होते हैं सर, मैं समझा रहा हूं आपको। देखो क्या होता है ना, अच्छे समझना बाबू, क्या होता है कि मान लो मुझे सैलरी मिली, मुझे जब सैलरी मिली तो मैंने वो सैलरी का क्या किया, वो सैलरी मैंने देखा सैलरी में 10 20 30 50, ठीक है, तो कुछ पैसे मैंने जेब में रख लिए, पार्टी करेंगे इससे, ठीक है। तो ये पैसे तो मैंने जेब में रख लिए, अब थोड़ा और बच गया मेरे पास, ज्यादा सैलरी मिल गई, ठीक है। तो थोड़ा जो ज्यादा बच गया मेरे पास, मैंने क्या सोचा कि अगर ये पैसा मैंने जेब में रख लिया तो 2 लोग बहुत बदमाश हैं, वो 2 लोग छुड़ा लेंगे मेरे से कैश, ठीक है। अब ऐसा रहता है ना कि छोटे भाई आपके सामने अगर मस्ती कर रहे हैं, रो रा री कर रहे हैं, दया आ जाती, दे देते हो आप कैश, और आप नहीं भी देते हो तो वो आपके जेब के पेंट में से निकाल के ले जाते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या सोचा कि 2 लोगों को पता ना लगे, तो मैंने वो कैश क्या कर दिया, बैंक में जमा कर दिया, ठीक है। अब जो मेरे पास आएंगे कि यार दिगराज से पैसे दे दो, बड़े भैया पैसे दे दो, तो मैं बोल दूंगा पैसे है ही नहीं हमारे पास, दे मेरे जेब में पैसा है ही नहीं, ठीक है। तो पैसा मेरा ही था, लेकिन मैंने क्या कर दिया, बैंक के पास जमा कर दिया, ठीक है। तो बैंक के पास जब जमा कर दिया ना, तो वो भी मेरा ही पैसा है, बस वो कैश के फॉर्म में नहीं है, वो बैंक के पास है, ठीक है, वो बैंक के पास है, ठीक है। अब क्या हो रहा है ना, मान लो एक दिन मुझे ही जरूरत पड़ गई, तो मैं क्या करूंगा, मैं चुपके से जाऊंगा, इन 2 लोगों को पता नहीं चलने दूंगा, और मैं चुपके से जाके क्या करूंगा, वो पैसा अपना विड्रॉ कर लूंगा, ठीक है। जब मुझे डिमांड होगी तो मैं अपना पैसा बैंक से विड्रॉ भी कर सकता हूं। उसके लिए मुझे क्या चाहिए रहेगा, सबसे पहले बैंक में पैसे जमा करना है, तो मेरा एक बैंक में अकाउंट होना चाहिए, और बैंक में अकाउंट है तो मैंने अपना पैसा जमा कर लिया, और जब मुझे पैसा निकालने की जरूरत होगी तो वापस बैंक में जाके एटीएम कार्ड से या फिर जैसे भी चाहूं मैं अपना पैसा में विड्रॉ कर सकता हूं, ठीक है, वापस पैसा निकाल सकता हूं। समझ में आया? तो व्हेन आई कैन विथड्रॉ माई अमाउंट, ठीक है, ऑन माई डिमांड, तो इट इज नोन एज डिमांड डिपॉजिट्स। तो इस चीजों को क्या, इस चीज को क्या कहा जाता है, डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। समझ में मेरी बात, ठीक है। तो इस चीज को डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। डिमांड डिपॉजिट क्या है कि हमारा पैसा जो हमने डिपॉजिट किया है बैंक के पास में, इट कैन बी विड्रॉन ऑन आवर डिमांड, जब हमें नीड होगी हम उसको विड्रॉ कर सकते हैं, तो उसे डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का पैसा ही है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी, बस दिस इज पार्क्ड विथ दी बैंक, ठीक है, बैंक के पास आपने पार्क कर दिया उसको। अब क्या होता है ना, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफर्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैसिलिटी, चेक फैसिलिटी। डिमांड डिपॉजिट पे या फिर बैंक के पास जो अपना पैसा डिपॉजिट होता है ना, उसमें एक चेक फैसिलिटी होती है। जैसे कि एक उदाहरण और देता हूं, मुझे लगा कि आज मुझे पैसे की जरूरत है, अब ये 2 लोग क्या है ना पीछे से देख रहे थे, आज जाएंगे दिगराज सर बैंक, और ये 2 लोग मेरे पीछे पीछे आ गए। मैंने बैंक से पैसा निकाला, और बैंक से पैसा निकाल के मैं बाहर निकला ही था गेट के अंदर, तो सिक्योरिटी गार्ड गोली मार देता इनको, ठीक है। तो जैसे मैं बाहर निकला ना, तो ये 2 लोग आए गाड़ी पे फटाक से और मेरे से पैसा छुड़ा के भाग गए, चोर, ठीक है। तो रिस्की है, मामला रिस्की है। तो इसके लिए क्या होता है ना, बैंक एक इंटरेस्टिंग फैसिलिटी देता है आपको, चेक की फैसिलिटी। चेक की फैसिलिटी क्या होती है, तो चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज बीन इशूड फ्रॉम द अकाउंट ऑफ द पर्सन हुज अकाउंट इज देयर इन द बैंक। अब मैंने आपको डेफिनेशन दे दी, डेफिनेशन लास्ट में मिल जाएगी, मैं इसको समझा देता हूं। तो चेक आपको पेमेंट्स को सेटल करने का मौका देता है विदाउट द यूज ऑफ कैश। जैसे मेरे बैंक में अगर मान लो 20,000 रुपए हैं, और मुझे ऐसा है कि कैश निकालूंगा तो ये लोग छुड़ा लेंगे, तो मैंने क्या करा, मैंने एक चेक इशू किया, और मुझे पैसे मान लो संदीप को देना, संदीप मेरा दोस्त, ठीक है, संदीप पैसे लेके नहीं भागता है। तो मैंने क्या किया कि मैंने लिख दिया संदीप के नाम पे अपने को क्या करना है, 20,000 रुपए देना है।
तो मेरे अकाउंट से पैसा संदीप के अकाउंट में जाना है, ठीक। तो जैसे अगर आपको ध्यान हो तो चेक का अपन ने डायग्राम देखा था। चेक के डायग्राम में क्या रहता है कि ये चेक रहता है, यहाँ पे पेई किसके नाम पे देना है, संदीप, ठीक है, संदीप के नाम पे पैसा देना है। कितना पैसा देना, तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने 20,000 रुपए, ठीक है। यहाँ मेरी पूरी अकाउंट डिटेल लिखी रहती है कि मेरा चेक है ना, तो मेरी अकाउंट डिटेल लिखी रहती है, और चेक के पीछे में संदीप की भी अकाउंट डिटेल लिख दूंगा, जो भी इनका अकाउंट नंबर है वो सारा सब कुछ, और मैंने यहाँ साइन कर दिया और 2 लाइन खींच दी चेक पे ऊपर। इसका मतलब क्या है कि मेरे अकाउंट से, क्योंकि मेरा चेक है ना, तो मेरे अकाउंट से पैसा किसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, संदीप के। तो ना मैंने कैश लिया, ना मैंने संदीप को कैश दिया, लेकिन बैंक टू बैंक पैसा ट्रांसफर हो गया। तो चेक क्या है, चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक को बोल दिया मैंने, मतलब चेक दिया मतलब बैंक समझ गई। चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट, जितना अमाउंट लिखा है, टू द पर्सन इन हुज नेम चेक हैज बीन इशूड। जिस पर्सन के नाम पे चेक इशू किया उस पर्सन को पैसे देना है। किसके अकाउंट में से देंगे, ठीक है, फ्रॉम द अकाउंट होल्डर्स, ठीक है, जो अकाउंट होल्डर उसके अकाउंट में से देना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, इससे पेमेंट्स सेटल हो जाएगी विदाउट द यूज ऑफ कैश। अब 2 लोग मुंह देखते रह जाएंगे, क्या छुड़ाएंगे, कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये डिपॉजिट्स विद बैंक जो है, डिपॉजिट्स विद बैंक इज आल्सो अ टाइप ऑफ मनी जो आपको चेक फैसिलिटीज ऑफर करता है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, पेमेंट्स को सेटल कर सकते हो विदाउट द यूज ऑफ कैश। कैश के यूज के बिना आप पेमेंट्स को सेटल कर सकते हो। आ जाओ रिकॉल करने जरा एक बार फटाक से। अपन ने देख लिया इकोनॉमी में क्या क्या देख लिया अपन ने। इकोनॉमी में देखा कि कैसे मनी के पहले क्या सिचुएशन थी, बार्टर सिस्टम, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट वाज नेसेसरी। फिर जब मनी आ गया तो मनी एक्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आज अगर आप मनी देखोगे तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी आर ऑफ 2 टाइप, करेंसीज। करेंसी का भी एक इतिहास रहा है। हर चीज को अपन करेंसी क्यों मान लेते हैं, क्योंकि कागज के टुकड़े को क्यों पैसा मान रहे हो, क्योंकि इट इज हैविंग अ लीगल बैकिंग बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो कि आरबीआई है, ठीक है। दूसरा, डिपॉजिट्स विद बैंक इज आल्सो अ टाइप ऑफ मनी। जैसे आपने डिमांड डिपॉजिट, चेक फैसिलिटी के बारे में देखा। और बैंक में जो पैसा है तो इट हेल्प्स अस टू सेटल द पेमेंट विदाउट द कैश, ठीक है। कैश का इस्तेमाल किए बिना आपने पैसे जैसे ऑनलाइन पेमेंट भी तो वही है ना। मैं अगर आपको 10,000 रुपए देना चाहूंगा, पर मैं क्यों दूं आपको, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, बस आपके गूगल पे जो यूपीआई आईडी होगी उस पर पैसा ट्रांसफर कर दूंगा, उधर पहुंच जाएगा पैसा, वापस तुम मुझे दे दोगे तो इधर आ जाएगा। हमने फिजिकल कैश कहीं नहीं लिया दिया, लेकिन पैसा पहुंच गया इधर से उधर, समझ गए ना। तो ये डिपॉजिट्स विद बैंक की कहानी होती है, ये डिपॉजिट्स विद बैंक की कहानी होती है। गॉट इट। चलो भाई साहब, तो यहां तक क्लियर हो गया। मनी अपन ने समझ लिया कि मनी के हिस्ट्री समझ ली, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी समझ लिया। अब यहां पे बैंक एक चीज बीच में आ रही है। क्या आ रही है बैंक बीच में, कि बैंक आखिरकार हमारा पैसा संभाल के भी रख रही है, पैसे लेती होगी हमसे बैंक। अब मैं आपसे बोलूं, नहीं, बैंक आपका पैसा संभालने के कोई पैसे नहीं लेती, उल्टा आप पैसा जमा करोगे तो आपको और पैसा मिलेगा। वाह, क्या स्कीम है, ठीक है, कि 2 लोगों से पैसा सुरक्षित भी है मेरा, और उल्टा मुझे पैसा और मिल रहा है, बैंक इंटरेस्ट मिल रहा है। ऐसा कैसे हो जाता है? बैंक आखिर करता क्या है? बैंक आखिरकार ये 21 दिन में पैसा डबल कैसे कर देता है? तो वही मैं चीज आपको समझा रहा हूं, ठीक है। बहुत सिंपल एक्टिविटी है, उस पर क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा बनता है, व्हाट आर दी लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। बैंक की लोन एक्टिविटीज क्या होती है बताइए। तो आपको सिंपल प्रोसेस ध्यान रखना है, ये डायग्राम से समझा रहा हूं, डायग्राम से एक बार में समझ में आ जाना चाहिए। क्या हो रहा है ना कि डिपॉजिटर बहुत सारे लोग होते हैं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो 2 लोगों से डरते हैं कि कहीं पैसा ना चुरा ले जाए हमारे, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए आप जैसे देखोगे तो बहुत सारे डिपॉजिटर्स जो होते हैं वो अपना पैसा बैंक में सुरक्षित रखना पसंद करते हैं, ठीक है। ये देखो ताला वाला डला है बैंक में, सिक्योरिटी गार्ड बंदूक लेके खड़ा रहता है कि आए तो सही कोई, ऐसा। तो डिपॉजिटर्स जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा रहता है वो लोग क्या करते हैं, दे मेक डिपॉजिट्स इन द बैंक। उन्हें अपना पैसा बैंक में रख दिया, चिंता मुक्त हो गए, ठीक है। बदले में बैंक क्या करता है पता है, बदले में बैंक उनको उनका पैसा लौटाता है। सारे बैंक जो होते हैं, ऐसा नहीं होता कि पैसा डुबा देते हैं, बैंक आपका पैसा लौटाते हैं, ठीक है। तो बैंक आपका पैसा लौटाएंगे। अगर आपने 100 रुपए जमा किए ना तो बैंक आपको 105 लौटाएंगे। कोई बैंक 104 लौटाएगा, कोई 106 लौटाएगा, डिपेंडिंग ऑन द इंटरेस्ट ऑफ रेट। अगर कोई आपको 4% इंटरेस्ट रेट दे रहा है तो बैंक आपको कितना लौटाएगा, 104 रुपए लौटाएगा। समझ गए, वो बैंक आपको 104 रुपए लौटाएगा। तो ये चीज आपको समझना होगी कि डिपॉजिटर्स डिपॉजिट मनी विद द बैंक, और क्या होता है कि बैंक जो है बदले में क्या देती है, पीपल मेक विड्रॉल्स एंड गेट इंटरेस्ट। तो बैंक बदले में क्या करती है, लोगों को पैसा लौटाती है और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करती है, ठीक है। अब बैंक पागल हो गई है क्या, बैंक 100 रुपए रख रही है संभाल के और बदले में 104 लौटा रही है? मूर्ख है बैंक।
नहीं, मूर्ख नहीं है, मूर्ख हमें जो ये समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बैंक क्या करती है, बैंक उस डिपॉजिट का इस्तेमाल करती है। अगर 100 रुपए जमा हुए थे ना, तो बैंक क्या करेगी, उस 100 रुपए में से 90 रुपए जैसे मान लो क्या कर दिया, लोगों को लोन देती है। बोरोवर्स होते हैं, ठीक है। बोरोवर्स कौन होते हैं? बोरोवर्स मतलब जो बैंक से लोन लेते हैं। और सारे लोग विजय माल्या नहीं होते कि लोन लेके भाग जाते हैं, कुछ लोग लौटाते भी है ना, अच्छे लोग लौटाते भी हैं। तो अगर बैंक ने इन्हें 90 रुपए लोन दिया, सर बैंक में तो 100 रुपए थे ना, तो आपको एक चीज बता रहा हूं, बैंक क्या करती है, एक मिनिमम रिजर्व रखती है अपने पास में। पूरा जितना पैसा आया उठा के पूरा लोन नहीं दे देती है। क्यों? क्योंकि कभी कभी मान लो किसी को जरूरत पड़ गई तो वो अपना पैसा विड्रॉ करने आएगा ना। बैंक इस प्रोबेबिलिटी पे काम करती है कि सारे लोग एक ही दिन एक साथ पैसा विड्रॉ करने नहीं आएंगे। अगर मान लो इनमें से कुछ लोग आ भी रहे हैं तो उनको लेने देने के लिए तो यूजुअली इट इज 15%। तो अगर टोटल डिपॉजिट मान लो 100 रुपए है, तो 100 में से 15 रुपए बैंक अपने पास ही रखेगी, 85 रुपए तक बैंक लोन चला देती है उस पैसे को, ठीक है, उस पैसे को उधार दे देती लोगों को, ठीक है। तो बैंक एक कैश रिजर्व रेशियो रखता है अपना, ठीक है, ताकि डे टू डे ऑपरेशंस को मीट आउट कर सके। बाकी जो एक्स्ट्रा सरप्लस कैश डिपॉजिट होता है बैंक के पास, बैंक उस पैसे को क्या करती है, लोन दे देती है लोगों को। अब जिन लोगों को लोन दिया है ना, तो वो लोग पैसे जब लौटाने आएंगे तो बैंक को सिर्फ थैंक यू बोल के नहीं आएंगे, बैंक उनसे इंटरेस्ट चार्ज करती है। यहां इंटरेस्ट पे कर रही थी, यहां इंटरेस्ट बैंक क्या करेगी, चार्ज करेगी। तो पीपल रीपे लोन्स विथ इंटरेस्ट। लोग क्या करते हैं ना, लोन को रिपे करेंगे, 90 रुपए लिए थे मान लो, तो 90 रुपए रिपे करेंगे और 90 रुपए पे इंटरेस्ट भी देंगे। मान लो इनके ऊपर 20% इंटरेस्ट अगर चार्ज किया था, तो 20% इंटरेस्ट कितना होता है पता है तुम्हें? 20% इंटरेस्ट यानी कि मैथ्स आ गई, ठीक है। तो 9 9 18 90 108 रुपए, 108 रुपए, ठीक है। 108 रुपए क्या करेंगे ये लोग, रिपे करेंगे। तो इनने 90 बैंक से लिया था और बैंक को 108 लौटाया, ठीक है, 108 लौटाया। तो 10 तो बैंक ने अपने पास रख ही रखा था, 108 और आ गया, तो अब ये कितना हो गया, 118। वाह भाई वाह। अब बैंक ने 118 में से क्या किया, मात्र 104 ही रीपे किया। रीपे तो बैंक ने जो इंटरेस्ट पे किया था वो तो 4% ही किया था, और इनसे चार्ज 20% किया। तो ये जो बीच का 16% अमाउंट होता है ना, वही बैंक की इनकम होती है। इसी हिसाब से बैंक लोगों को क्या करता है, इतने सारे लोगों को काम पे रखता है, अपनी अलग अलग बिल्डिंगें खोलता है, लंच करवाता है, समझ में आया? तो ये होता है बैंक। तो बैंक का फंक्शनिंग अगर मैं अब आपको आंसर के पर्सपेक्टिव से समझाऊं तो क्या होता है कि डिपॉजिटर्स डिपॉजिट देयर एक्स्ट्रा कैश विथ द बैंक, ठीक है। आउट ऑफ दैट a small proportion is kept for meeting day-to-day requirements in the form of cash reserve ratio, and the excess deposit amount is lended to the borrowers को लोन की तरह दे दिया है। अब क्या होता है कि बैंक चार्जेस हाई इंटरेस्ट देन व्हाट बैंक इज पेइंग टू दी बोरोवर्स, ठीक है। तो सॉरी डिपॉजिटर्स, तो बैंक इज चार्जिंग द इंटरेस्ट रेट ऑन द बोरोवर्स and paying back the interest to the depositors, but the interest charged is higher than the interest paid. जो interest charge किया है वो ज्यादा है when compared to the interest paid, and the difference in the interest charge and the interest paid is the income of the bank. ये बैंक का प्रॉफिट होता है और बैंक इसी तरह से काम करती है। बजाओ ताली और समझ में आ गया हो तो सिंपल चीज है। लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक क्या है कि बैंक चार्जेस अ हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन than what they offer on deposits. The difference is the income of the bank, and this is how the loan activities of the bank takes place. हाँ जी, लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक समझ में आया कि नहीं आया? हो भाई पानी पिला दो। लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक, लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक हो गया क्या दोस्त? हाँ रुक जाओ, लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक बताओ, क्लियर हुआ? आ जाओ, एक पोल दे रहा हूं इसी बात पे। चैट को प्राइवेट कर दूं? हाँ प्राइवेट कर दी। एक पोल दे रहा हूं दोस्त, ये लो पोल का आंसर दो जरा फटाफट से, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इशूज द करेंसी नोट्स इन इंडिया? और ये क्वेश्चन आया है सेट नंबर 5 में 2020-23 में। चलो इसका आंसर दो जरा फटाक से।
हाँ जी, रिजल्ट हुआ है, रिजल्ट आ चुका है पोल का। पोल का रिजल्ट क्या कहना चाह रहा है? चैट में आंसर दे लो तुम, चैट में थोड़ी आंसर देना है, चैट में आंसर नहीं देना मेरे दोस्त, चैट में आंसर नहीं देना है। ठीक है, 90% बच्चों ने सही आंसर दिया है आज तक। क्या बात है, ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। 90% बच्चों ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट किया है। तो बहुत इजी है कि करेंसी नोट्स इंडिया में कौन इशू करता है, तो रिजर्व बैंक ही करता है। वाह, लीडर बोर्ड देख लिया जाए तो रौनक सिंह, स्पर्श दुबे, देव अग्रवाल, आयुष सिंह, हनु, गौरव कुमार, नियति भारती और रितेश रोहिला। ठीक है, तो दीज पीपल आर ऑन लीडर बोर्ड। बढ़िया है, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। यहां तक सब कुछ समझ में आ गया? बताओ जरा, पोल आया? पोल आया यार, सबका आया, ऐसा कैसे हो सकता है? क्लियर हो गया? डी आरबीआई इज द राइट आंसर। यस यस, फंक्शन ऑफ आरबीआई पे आएगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड वांट एंड बार्टर सिस्टम? सुनो, पेट्रोल और गाड़ी में जो डिफरेंस होता है ना, वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट में और बार्टर सिस्टम में होता है। पेट्रोल से गाड़ी चलती है, वैसे ही डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होगा तभी बार्टर सिस्टम चल पाएगा। बार्टर सिस्टम मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे सामान के बदले सामान बदला जा रहा है। जूते दो गेहूं लो, हो वैसा वाला। ठीक है, अब ये जूते दो गेहूं लो कब हो पाएगा पॉसिबल? जब मैं जो बेचना चाह रहा हूं तुम वो खरीदना चाह रहे हो, तुम जो मुझे देना चाह रहे हो वही मैं तुम्हें देना चाह रहा हूं। ठीक है, मतलब हम दोनों की कोइंसिडेंस होना चाहिए ना वांट्स का। तो वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट वो सिचुएशन है, जब वो मीट होगी सिचुएशन तभी तो बार्टर सिस्टम चल पाएगा। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट पेट्रोल है और बार्टर सिस्टम गाड़ी है। समझ गए? गॉट इट? चलो, यार एक बच्चा चैट में लिख रहा है, सर आप इनडायरेक्टली डैश को और डैश को चोर बोल रहे हो। मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, अब तुम लोग उनको जिनको भी चोर बोल रहे हो तो यार ये गलत गलत बात। ऐसे टीचर को कोई बोलता है क्या? कितने खराब बच्चे हैं बताओ। मैंने किसी का नाम लिया नहीं लिया, तुम्हें क्यों लग रहा है कि वो चोर है? चलो आ जाओ, बस मजाक मस्ती से हटके अब इधर आ जाओ। तो अपना एक पार्ट मेजर कंप्लीट हुआ जिसमें अपन ने क्या क्या देख लिया, एक बार फिर से रिकैप करवा दूं। हमने मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज को समझा, डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड को कैसे वो बार्टर सिस्टम के लिए जरूरी है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में करेंसी और डिपॉजिट विद बैंक को समझा, करेंसी की पूरी कहानी, डिपॉजिट विद बैंक में चेक क्या होता है वो सब कुछ, और लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक को समझ लिया। तो ऑलमोस्ट मनी वाला चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। अब आते अपन क्रेडिट पे। तो क्रेडिट होता क्या है? क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, ये क्रेडिट क्या होता है? जैसे क्रेडिट कार्ड, तो क्रेडिट कार्ड भी क्या है? क्रेडिट कार्ड मतलब वो आपके पैसे नहीं है, वो तो आप खर्च कर लो, भरना पड़ेंगे बेटा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि खर्च कर लिया तो बस ये तो मेरे ही पैसे हैं, जितना खर्च करोगे उतना भरना पड़ेगा, है ना। तो क्रेडिट की अगर हम बात करें ना, तो क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट एक तरह से आपको समझ में आएगा कि क्रेडिट क्रेडिट लोन होता है एक तरह का। ठीक है, जब हम किसी पैसे को उधार ले रहे हैं किससे, तो वो भी क्रेडिट कहलाएगा। और जरूरी नहीं कि सिर्फ पैसा ही हम उधार लेते हैं, हम सामान भी तो उधार ले लेते हैं ना। जैसे जैसे अगर मान लो वही मैंने बताया कि अपने को ऑफिस बनवाना था, पैसे नहीं थे, तो अपने प्लाई वाले जो भैया हैं अपने दोस्त थे, उनसे क्या बोल दिया कि आप प्लाई पहुंचा दो, पैसे आएंगे तो लौटा देंगे तुम्हें। मतलब भागेंगे नहीं, ऑफिस लेके कहां भाग जाएंगे, अब तो ऑफिस खुल गया। ठीक है, तो अपन ने क्या करा, प्लाई ले ली उधार उनसे। समझ रहे हो मेरी बात को? अपन ने उनसे प्लाई उधार ले ली। तो सामान जब आप ले रहे हो, जब आप पैसे ले रहे हो, ठीक है, किस किस प्रॉमिस पे? दैट वी विल बी रीपेइंग यू इन फ्यूचर। ठीक है, कि हम आपको फ्यूचर में रीपे कर देंगे। जब हम आपको फ्यूचर में रीपेमेंट की बात करके जब हम आपसे फ्यूचर, एक मिनट रुकना है, तुम्हारा शोभित भैया फोन आ रहा है। हेलो, क्लास में हो दोस्त? क्या दिगराज सर का पैर टूट गया था? ये रस्सी का सांप बनाते हैं बच्चे, मार मार के चमगादड़ बना दो इन्हें मैं।
पैर नहीं टूटा था, वो ये वाले स्टूडियो में वो है ना प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म का हुक तो ढीला था ही, ओपन बात भी कर रहे थे, ये किसी ना किसी दिन गिरेगा, तो कल वो गिर गया, और कल वो गिर गया तो उसने छील ही दिया अच्छे से पैर। ये हुआ बस, पैर टूटा उटा नहीं है, रस्सी का सांप बनाते हैं बच्चे। चैट से लिख रहे हैं भैया यार दिखराज सर को क्या हुआ, कल उसका पैर टूट गया। पैर वैर कुछ नहीं टूटा, बैंडेज चिपकी, बस एक खरोच आई थी। और मेरी चैट में क्या लिख रहे थे, रेस्ट इन पीस दिखराज सर। मेरा ना मिल मत जाना कहीं रोड पे। ब्लडी मंडे हो गया। मैंने कहा यार इतना तो मेरी सुबह बात हुई है, ऐसा तो कुछ नहीं बताया उन्होंने। नहीं नहीं, बस वो खरोच आई थी तो आज उसको अच्छे से ठुकवा दिया है। अच्छा 10th की क्लास चल रही है। हाँ मेरी इधर 9th की चल रही है। चलो। इनको क्या, इनको पढ़ना लिखना तो है नहीं। सही तो बात है। कुछ ऐसा टॉपिक उठा लो जिससे 5-10 मिनट निकल जाए। ये वो क्लास की मैडम समझते हैं हमें, कि जिनसे बात करना चालू कर देते कि मैडम आपकी साड़ी बड़ी अच्छी लग रही है, और मैडम बह जाती है, मार मार के चमगादड़ बना दूंगा 9th और 10th दोनों को। वही है। ठीक चलो है, ठीक है, पढ़ा दो। ओके। समझ गए तुम? वो जो तुम्हारी क्लास की मैडम होती है ना, कि ओ मैडम ये साड़ी तो मेरी मम्मी के पास भी है, आपने कहाँ से ली? और बहुत सुंदर लग रही है मैडम। और मैडम फूल गई, मैडम एक पीरियड निकाल देती उसमें। फिर मैडम सब बनाने लगती कि आज मैंने टिंडे की सब्जी बनाई, मैडम ने आज किया ये किया। चक्कर में मत रहना तुम, ऐसा मारूंगा चक्कर आ जाएंगे। पढ़ो चुपचाप। क्लास क्लास को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो। चलो आ जाओ। तो टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन की अगर बात करें, टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन की अगर हम बात करें, चलो टू डिफरेंट क्रेडिट। हाँ तो क्रेडिट बता दिया, फ्लो तोड़वा दिया ना। तो क्रेडिट बता दिया मैंने, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, लोन। ठीक है, क्रेडिट का मतलब होता है लोन। क्रेडिट का मतलब होता है लोन, ठीक ठीक, लोन। तो अब लोन की अगर हम बात करें ना, तो लोन क्या है, लोन सही है या गलत? सही है मतलब लोन सही है या गलत? अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अच्छे से समझना, बहुत अच्छा फ्लो है इस चीज का, टॉपिक का पूरे। ठीक है, लोन लेना, क्रेडिट लेना इज गुड और बैड? बताओ चैट में, बताओ जरा फटाफट से। लोन लेना, क्रेडिट पढ़ रहे हैं अपन, तो क्रेडिट इज इक्वल टू लोन। ठीक है, जब आप कुछ भी सामान पैसे कुछ भी ले रहे हो, एंड आप जो भी ले रहे हो, तो वो ले रहे हो आप क्या, फ्यूचर रीपेमेंट के प्रॉमिस पे। ठीक है, तो उस चीज को अपन लोन कहते हैं। तो मुझे ये बताओ कि लोन लेना सही है या गलत है? ठीक है, तो लोन लेना सही है या गलत है? ज्यादा पैसा देना पड़ेंगे, नेसेसरी इविल। बेटे ठीक गए तुम भी, है नेसेसरी इविल। बोथ, सारे बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं। ऑल चैप्टर, सर ऑल चैप्टर एसएसटी नोट्स आर नॉट देयर। व्हाई ऑल चैप्टर एसएसटी नोट्स आर नॉट देयर? है संदीप भैया बोल रहे हैं, तो एक बार चेक कर लेते, रुक जाओ। मतलब एक आधा आगे पीछे रहता है, मिल जाएगा, चिंता ना करो। अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं ले लू ना, ज्यादा पैसे देना पड़ते हैं ना, मैं ना लू, ज्यादा पैसे देना पड़ते हैं। करेक्ट एंड रॉन्ग बोथ। ये देखो पॉलिटिशियंस आ गए। देखो, तो वेदर दी क्रेडिट विल बी हेल्पफुल और नॉट, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन दी सिचुएशन, इट डिपेंड्स ऑन दी रिस्क इन्वॉल्व्ड। और वो क्या है सिचुएशन, क्या है रिस्क, ये दो कहानी के माध्यम से अपन समझेंगे। आपकी बुक में दो कहानी दी गई है, जरा बुक के एक बार पन्ने पलटो और दोनों कहानियां पढ़ो बस, मुझे 1 मिनट दो बस, और दोनों कहानियां पढ़ो। एक सलीम की कहानी है, एक स्वप्ना की कहानी है। ठीक है, तो वेदर इट विल बी यूजफुल और नॉट, इट डिपेंड्स ऑन द रिस्क इन्वॉल्व्ड। तो क्रेडिट जो है, लोन लेना सही रहेगा या नहीं रहेगा, इट डिपेंड्स ऑन द रिस्क इन्वॉल्व, कि इसमें रिस्क कितना है। तो समझ रहे हो ना, अगर ऐसा लोन लेने जाओगे किस दिन में पैसे डबल, तो रिस्की है, उसमें पैसा डूबने के भी पूरे चांस है। समझ में आया? तो इसीलिए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। दो स्टोरी है आपके पास, एक सलीम की है और एक स्वप्ना की है। दोनों स्टोरी पढ़ो, मुझे 1 मिनट दो बस। ठीक है, दोनों स्टोरी पढ़ो, मुझे 1 मिनट दो।
कहानी पढ़ ली? बताओ, पढ़ ली कहानी? गुड। अगर कहानी पढ़ ली? चलो, अब अगर कहानी पढ़ी है तो आपको समझ में आएगा कि हम अगर सलीम वाली कहानी जब पढ़ते हो तो हमने देखा कि सलीम को जूते का ऑर्डर मिला। सलीम ने क्या करा, जूते का ऑर्डर के लिए कुछ तो पैसा एडवांस ले लिया, ठीक है, और कुछ फिर उसने क्या किया, क्रेडिट पे लेदर खरीद लिया, ठीक है, कि जब मेरे जूते का ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, पूरी पेमेंट आ जाएगी, तब मैं आपके लोन रिपेमेंट कर दूंगा, ठीक है। उसने जूते बनाए, जूते बना के उसने क्या कि पूरा पैसा ले लिया, जिसको जूते बेचना था उसको जूते बेच के, और उस पैसे में से जिससे भी उधार लिया था, लेबर को पैसे देना था, लेदर लेके आया था, वो सबके पैसे चुका दिए, उसके पास प्रॉफिट भी आ गया, सलीम के मजे हो गए, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या देखने को मिला कि क्रेडिट ने एक पॉजिटिव और वाइटल रोल प्ले करा, क्रेडिट वाओ, ठीक है, क्रेडिट वाओ। दूसरा केस क्या है, स्वप्ना का, कि स्वप्ना भी एक किसान थी, ठीक है, स्वप्ना ने एग्रीकल्चरल लोन लिया, उसने खेती करी, खेती करने पे उसकी फसल खराब हो गई, ठीक है। तो यहां पे क्रेडिट, लोन लिया था उसने, अब लोन लिया था तो लोन रीपे करना, लोन कहां से रीपे करेगी, तो स्वप्ना ने फिर एक बार और लोन लिया कि अब इस बार फसल अगर अच्छी हो जाएगी तो कुछ अच्छा होगा, तो उसने खेती करी, उस बार फसल अच्छी भी हो गई, लेकिन उस फसल से जो पैसा आया तो पुराने लोन के रिपेमेंट में चले गया, और नई खेती करी थी उसमें चले गया। अब अगले बार उसको फिर खेती करना था तो उसके लिए फिर लोन लिया, और फिर फसल खराब हो गई, तो फिर फसल खराब हो गई, तो फिर क्या, उसके पास पैसा ही नहीं बचा, तो उसको उसकी जमीन बेचना पड़ गई। तो यहां पे उस लोन के चक्कर में फंस गई वो, और लोन के चक्कर में फंसने के कारण उसको जमीन बेचना पड़ी, लोन, ठीक है। तो यहां क्रेडिट पुशेस द बोरोवर इनटू डेट ट्रैप। डेट ट्रैप क्या होता है ना, डेट ट्रैप मतलब एक कर्ज का चुंगल जो रहता है, या फिर कह लो कर्जे का साइकिल जो रहता है, कि आपने कर्जा लिया, उस कर्जे के ऊपर आपको ब्याज देना पड़ेगा। आपने अगर 1000 रुपए लिए तो आपको बदले में 1000 के जगह 1100 1200 जो भी लौटाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप वो नहीं लौटा पाए तो आपको और कर्जा लेना पड़ेगा। तो आप एक कर्जे के साइकिल में, ठीक है, लोन के एक साइकिल में फंस जाओगे, और लोन के साइकिल में जब आप फंस जाओगे तो समटाइम द रिकवरी इज वेरी पेनफुल एंड इट पुशेस द बोरोवर इनटू अ डेट ट्रैप, जहां से रिकवरी नहीं हो पाती, और बोरोवर को अपने एसेट्स बेचना पड़ते हैं, उसे अपना सामान जो है वो बेचना पड़ जाता है, ठीक है, उसे अपना सामान जो है वो बेचना पड़ जाता है। तो अब अगर हम बात करें यहां पे, ठीक है, कि टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन को अगर हम समझें तो वेदर द क्रेडिट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, ये किस चीज पे निर्भर करेगा। तो जैसे सलीम ने जो लोन लिया था तो उससे उसे दिख रहा था कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, और उसको दिख रहा था कि सामान बेच के मैं पैसा अपना रिकवर कर लूंगा। स्वप्ना ने भी लोन लिया था, उसने सोचा था खेती हो जाएगी, लेकिन खेती तो एक क्या है, अंधा जुआ है, अगर फसल खराब हो गई तो सब कुछ किया कराया गर्त हो जाता है। तो वही स्वप्ना के साथ हुआ कि हाँ रिस्क ज्यादा थी। तो क्रेडिट यूजफुल होगा या नहीं होगा, इट डिपेंड्स ऑन द रिस्क इन्वॉल्व्ड। तो लोन के फायदे भी है, लोन के नुकसान भी है, ठीक है। तो ये अपन ने लोन के बारे में एक बेसिक चीज समझ ली है। तो वेदर क्रेडिट विल बी यूजफुल और नॉट, तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्टोरीज पता है। अब अगर कहीं भी लोन लिया जाता है ना, तो लोन लेने से पहले क्या होता है ना, कुछ सिचुएशंस होती है, कुछ शर्तें और नियम होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है, तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट आर दोज सिचुएशंस अंडर विच द लोन इज बीइंग टेकन और गिवन। तो उसे हम टर्म्स ऑफ क्रेडिट, मतलब क्रेडिट तो लोन हो गया आपका, टर्म्स मतलब उसकी शर्तें। तो ब्रॉडली टर्म्स ऑफ क्रेडिट को आप क्या बोलोगे, टर्म्स ऑफ क्रेडिट को बोलोगे कि जो इंटरेस्ट रेट है, डॉक्यूमेंट जो जो लगेंगे, जो कोलेटरल लगेगा, जो मोड ऑफ लोन रिपेमेंट होगा, ये सारी चीजें मिलके टर्म्स ऑफ क्रेडिट बनती है, ठीक है। गेटिंग बैक टू दिस, क्या कि इंटरेस्ट रेट, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, कोलेटरल, मोड ऑफ रीपेमेंट, ठीक है, टुगेदर कंप्राइजेस द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो ये सारी चीजें एक साथ मिलके टर्म्स ऑफ क्रेडिट बनती है, ये सारी चीजें मिलके एक साथ मिलके टर्म्स ऑफ क्रेडिट बनती है। समझ गए टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है? तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट बेसिकली ये सारी चीजें हैं कि आप लोन ले रहे हो तो आप ये तय करोगे कि आपको बदले में ब्याज कितना देना है। 10,000 रुपए लोन दिए तो उन्होंने बोला कि इस पे 10% ब्याज होगा, मतलब कि 10,000 के बदले में आपको 1,000 ऊपर ब्याज देना पड़ेगा, 11,000 लौटाना पड़ेंगे, तो वो इंटरेस्ट रेट हो गया। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, तो वो आपका आधार कार्ड लेगा कि कौन हो तुम, पता चले कि तुम देश के ही नहीं हो, तो आधार कार्ड, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो जो लगेंगे वो सारी चीजें चेक की जाती है। कोलेट्रल्स, कोलेट्रल्स मतलब क्या है कि मैंने तुम्हें लोन तो दे दिया 10,000 रुपए, और मैं जानता भी हूं कि तुम इंडिया के ही हो, तुम्हारा आधार कार्ड वगैरह सब चेक कर लिया, लेकिन तुम भाग गए तो आधार कार्ड का क्या चार्ज डालूंगा क्या मैं?
तो इसके लिए क्या होता है ना, इसके लिए कभी कभी कुछ सामान गिरवी रखा जाता है। एक मूवी है बड़ी अच्छी प्यारी सी, मैं बचपन में खूब देखता था, माला माल वीकली। तो माला माल वीकली मूवी में क्या होता है ना, अब मुझे पता नहीं तुम में से कितनों ने देखी है, तो उसमें क्या होता है ना, वो एक आदमी रहता है, परेश रावल जो रहता है वो कैरेक्टर रहता है वहां पे। तो परेश रावल को है ना अपने घर में एक पार्टी देना, तो उसके पीछे कहानी, उसको एक टिकट चाहिए था ये वो, तो वो पार्टी के लिए पैसा लगेगा। तो पैसा कहां से आएगा, तो उन्होंने बोला कि एक वो जो बड़ा किसान जो भी रहता है उससे पैसा ले लेता हूं उधार। लेकिन वो उधार क्यों देगा, ब्याज लेगा, ब्याज देंगे ना, अगर वो 1000 रुपए देगा तो अपन उसको बदले में 1100 रुपए लौटाएंगे। लेकिन वो श्योरिटी के लिए कि 1000 लौटा पाएगा नहीं लौटा पाएगा, तो इसके लिए क्या करता है, उसके पास बकरी रहती है एक, तो बकरी को गिरवी रख देता है उसके पास में कि ये बकरी जो है, ये बकरी गिरवी रख लो, अगर मैं पैसे नहीं लौटा पाया आपके तो आप ये बकरी को बेच देना। ठीक है, तो अब वो बकरी क्या थी, वो बकरी परेश रावल की एसेट थी ना। ठीक है, तो कोलेट्रल भी वही चीज आपको समझना होगा, कोलेट्रल इज द एसेट ऑफ बोरोवर। जो लोन लेने जा रहा है वो अपना कुछ सामान गिरवी रख के आता है। जैसे मान लो मैं बैंक से लोन लेने जाऊंगा तो बैंक बोलेगी क्या भरोसा तुम लौटाओगे कि नहीं लौटाओगे, तो मैंने बोला कि यार एक काम करो, ये मेरी गाड़ी है, गाड़ी के पेपर तुम गिरवी रख लो, अगर मैं लोन ना लौटा पाऊं तो मेरी गाड़ी बेच देना। ठीक है, मेरी गाड़ी बेच देना। तो बैंक के पास श्योरिटी है कि हमने इसको अगर 2 लाख रुपए उधार दिए हैं और अगर ये 2 लाख रुपए नहीं लौटाएगा तो हम इसकी गाड़ी खींच लाएंगे इसके घर से और गाड़ी को अपन बेच के 2 लाख रुपए अपने रिकवर कर लेंगे। गाड़ी अगर 3 लाख में बिची तो 1 लाख रुपए और दे देंगे, ले पैसा रख ले तू भी। ठीक है, तो समझ में आया। तो कोलेट्रल क्या होता है, कोलेट्रल इज एन एसेट विच द बोरोवर ओन्स एंड यूजेस इट एज अ गारंटी अगेंस्ट द लोन, कि ये गारंटी अगर मैं लोन नहीं रिपे कर पाऊं तो ये बेच देना। ठीक है, वो हो गया। मोड ऑफ लोन रिपेमेंट, क्या आप लोन लौटाओगे कैसे, किश्तों में लौटाओगे कि लमसम अमाउंट लौटाओगे कि एक साथ पूरा लौटा दोगे, कैसे लौटाओगे। ठीक है, तो मोड ऑफ रिपेमेंट जो है, तो हाउ यू विल रीपे द लोन, ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, इंटरेस्ट रेट, डॉक्यूमेंटेशन, कोलेट्रल, मोड ऑफ रिपेमेंट, ऑल दीज थिंग्स टुगेदर कंप्राइजेस द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। और ये सारी चीजें मिलके क्रेडिट की मतलब टर्म्स ऑफ क्रेडिट बनती है। अब क्या होता है ना, दीज टर्म्स आर सब्जेक्टिव एंड मे डिफर फ्रॉम लेंडर टू, मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा ये। इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मैं बैंक से लोन लेने जाऊंगा तो बैंक सारी चीजें तय करेगी, इंटरेस्ट रेट भी तय करेगी, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे वो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड भी तय करेगी बैंक कोलेट्रल भी तय करेगी कि तुम क्या गिरवी रख रहे हो। ठीक है, बैंक हमसे ये भी पूछेगी कि कैसे लौटाओगे, किस्तों में लौटाओगे, महीने की किस्त की, साल में एक किस्त दोगे, क्या दोगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये बैंक की टर्म्स ऑफ क्रेडिट हो गई है। ठीक है, लेकिन अगर वही मैं अपने दोस्त से लोन लेने जाऊंगा, वो बोलेगा कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट कर लेते हैं, कितना इंटरेस्ट दोगे, मैं 2 चाटे लगाऊंगा, बोलेगा भाई से इंटरेस्ट लेगा, भाई से ब्याज लेगा, तू इतना बड़ा हो गया। तो क्या हो गया ना कि अब आप आपके रिश्तेदार से ले रहे हो तो शायद वहां पे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत ना हो, वहां आप उनको इंटरेस्ट ही ना रीपे करो, शायद वो आपसे कुछ ब्याज ही ना मांगे, समझ गए। तो ये सिचुएशन रहती है, ये सिचुएशन रहती है कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट आर सब्जेक्टिव एंड इट वेरीज फ्रॉम वन लेंडर टू अनदर। ठीक है, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। फाइन, तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट समझ में आया। अब टर्म्स ऑफ क्रेडिट में एक चीज पकड़ के रखना है, यहाँ पे टर्म्स ऑफ क्रेडिट में क्या पकड़ के रखना, कि इसको याद रखने की एक ट्रिक है अपनी। क्या है वो ट्रिक, वो ट्रिक ये है कि पहले एक डोकोमो की सिम आती थी टाटा की, अब वो रेस्ट इन पीस हो गई है, माला चढ़ा दी इसीलिए अपन ने उसके ऊपर। तो ये ट्रिक जो है ये आपको बता कि डोकोमो की सिम आती थी ना, और उसमें इंटरनेट भी चलता था। ठीक है, तो डोकोमो इंटरनेट मतलब डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, कोलेट्रल, मोड ऑफ रीपेमेंट एंड इंटरेस्ट रेट टुगेदर कंप्राइजेस द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। याद हो गया। अब भी बताओ क्लास में सारे बच्चों को अभी याद हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो ऑल दीज थिंग्स टुगेदर कंप्राइजेस टर्म्स ऑफ क्रेडिट एंड टर्म्स ऑफ क्रेडिट वेरीज फ्रॉम वन लेंडर टू अनदर। ठीक है, डोकोमो इंटरनेट ये हमारी ट्रिक हो गई, क्लियर है ना। ऋषिका यादव, मेरा नाम ले लो, मैं आरंभ बैच से बोल रही हूं। हाँ हेलो, आरंभ बैच से ऋषिका यादव बोल रही है। क्लियर हुआ। ट्रिक एक बार और समझा दो, मतलब वो ये डोकोमो की सिम होती थी ना, तो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, कोलेट्रल, मोड ऑफ रीपेमेंट, ऐसी ट्रिक रहती ना। तो वो ये जैसे एक वो मैथ्स की ट्रिक है ना कुछ, तो भी क्या पापा बीडी पियोगे और ना जो भी है, ठीक है, तो वैसा वाला। तो वो ट्रिक है कि डोकोमो की सिम होती थी, डोकोमो में इंटरनेट चलता था, तो डॉक्यूमेंटेशन, कोलेटरल, मोड ऑफ रीपेमेंट और इंटरेस्ट रेट टुगेदर कंप्राइजेस व्हाट इज नोन एज टर्म्स ऑफ क्रेडिट। गॉट इट। चलो आ जाओ, इसी बात पे एक सवाल का जवाब दो जरा फटाक से, चैट तो प्राइवेट ही है ना। हाँ क्लियर हुआ, ठीक है।
ये पोल आ रहा है, पोल पोल आएगा, फटाफट से सेलेक्ट करना। क्या है कि देखो, सलीम ऑब्टेन्स क्रेडिट टू मीट वर्किंग कैपिटल नीड ऑफ प्रोडक्शन। सलीम ने लोन लिया, ठीक है, तो द क्रेडिट हेल्प्स हिम टू मीट द ऑनगोइंग एक्सपेंसेस एंड कंप्लीट प्रोडक्शन ऑफ टाइम। लोन लेने से उसका प्रोडक्शन हो पाया टाइम पे, ठीक है। अब आपको बताना है क्या, एक सिचुएशन को पढ़ो और आइडेंटिफाई द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ क्रेडिट। तो क्या इंपैक्ट हुआ ये आपको बताना है, ठीक है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 3 2 1 गो, फटाफट से सेलेक्ट करो। फटाफट सेलेक्ट करो जरा। व्हाट डू यू गाइस थिंक, क्या लगता है तुम्हें, व्हाट इज द राइट आंसर? हाँ 3 नहीं, अभी तो 10 सेकंड बचे, आखिरी 10 सेकंड। क्रेडिट का इंपैक्ट क्या होगा सलीम के केस में? क्रेडिट का इंपैक्ट क्या होगा सलीम के केस में? बी इज द राइट आंसर। सलीम की जो इनकम है ना वो बढ़ जाएगी मेरे दोस्त। सलीम की इनकम क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि आप देख रहे हो कि जब उसने लोन लिया, लोन लेके उसने प्रोडक्शन टाइम पे कंप्लीट करा, तो उसने अगर 2000 रुपए लिए और उसने 1500 रुपए में सारा काम कर दिया, तो 500 रुपए क्या है उसका प्रॉफिट होगा। 79% बच्चों ने सही आंसर दिया, वेरी गुड। लीडर बोर्ड देख लिया जाए, फिर अगला टॉपिक उठाएंगे। लीडर बोर्ड पे नो लीडर बोर्ड फाउंड लिखा आ गया है, ठीक है। लीडर बोर्ड क्यों नहीं आ पा रहा है दोस्त? खुल जा सिम सिम, खुलेगा अभी, रुक जाओ। पिछला वाला लीडर बोर्ड तो दिख रहा है मुझे, ये भी खुलेगा ना, चले रुक जाओ जरा, मेरे को एक बार क्लास पीछे जाके वापिस आने दो। ना खुल पा रहा लीडर बोर्ड इसका, चलो चेक करते हैं, अभी खुलेगा थोड़ी देर में, रुको। मैं जब भी सही देता हूं हमेशा लीडर बोर्ड नहीं खुलता है। हेमंत सिंह, नहाते नहीं हो ना बेटा तुम, सही बताना। पूजा अर्चना नहीं करके सिलेक्ट करते हो ना, अच्छे से भगवान के हाथ जोड़ के आया करो और फिर वो करा करो, तो लीडर बोर्ड खुलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है कि तुम जब भी सेलेक्ट करते हो तभी नहीं खुलता है? टेक टीम में दिक्कत नहीं है, दिक्कत हेमंत में है। हेमंत यार दिस इज नॉट गुड यार, ठीक है ठीक है, चलो 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 आगे बढ़ते हैं, आएगा आएगा, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया। अब आते हैं अपन क्या है कि जैसे क्रेडिट अपन ने देख लिया क्या होता है, 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन में देख लिया, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है वो समझ लिया। अब वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट है अगला टॉपिक आपकी बुक में। मतलब कि कहां कहां से लोन मिलता है। देखो लोन अच्छा है या खराब है वो डिपेंड करता है कि लोन कहां से आप ले रहे हो और उसके अंदर रिस्क कितना इन्वॉल्व है। तो वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट आपकी बुक में ना ऐसे 2 पेज दिए गए हैं जिसमें कहानियां हैं, अरुण की कहानी है और अलग अलग लोगों की कहानी है। तो वो कहानियां नहीं पूछी जाएगी, लेकिन उन कहानियों का जो जिस्ट है ना वो जिस्ट मैं आपको बताता हूं। जैसे अगर आप मनी लेंडर से लोन लेते हो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्रेडिट अरेंजमेंट्स बता रहा हूं मैं। तो मनी लेंडर की एक कहानी बताई गई जिसमें बताया गया मनी लेंडर क्या है कि 5% इंटरेस्ट चार्ज करता है हर महीने। मतलब कि अगर आप 10,000 रुपए ले रहे हो ना तो आपको उसके बदले में क्या करना होगा, 16,000 रुपए लौटाना होंगे। मतलब टोटल 6,000 रुपए ब्याज और 10,000 रुपए मूल, ठीक है। तो ये क्या, ये हाई इंटरेस्ट रेट है। और वो मनी लेंडर क्या कर रहा है, मनी लेंडर आपसे इतना हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है। और फिर आप मनी लेंडर के पास क्यों जा रहे हो? तो मनी लेंडर के पास लोग इसलिए जाते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं होते, जिनके पास कुछ गिरवी रखने के लिए कोलेटरल नहीं होता है, तो वो मनी लेंडर के पास जाते हैं। ये मनी लेंडर के पास जाना क्या है, थोड़ा सा रिस्की है, इसीलिए मैंने रेड कलर में लिख दिया। अगला जैसे वो अरुण वाली कहानी है कि अरुण के पास पे क्या था, ट्रैक्टर वगैरह जमीन वगैरह थी, तो उसने अपना डॉक्यूमेंट्स देके कोलेटरल रख के सामान गिरवी रख के बैंक से लोन लिया। अब बैंक इंटरेस्ट रेट कम चार्ज करता है, जैसे बैंक ने मान लो 6% इंटरेस्ट चार्ज किया, तो और ये एनुअल होता है 6% इंटरेस्ट, तो उसको 10,000 रुपए के बदले में कितना लौटाना पड़ेगा पता है, 10,600 लौटाना पड़ेगा बस, ठीक है 10,600 ही लौटाना पड़ेगा एक साल में। तो इस केस में क्या हो रहा है ना, इस केस में डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कोलेटरल चाहिए, लेकिन
टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो है वो थोड़ी जेन्युइन है। क्यों जेन्युइन है? क्योंकि इंटरेस्ट रेट, आप क्या कहोगे कि इंटरेस्ट रेट मनमाना नहीं है, इंटरेस्ट रेट जेन्युइन इंटरेस्ट रेट हो गया। अब जैसे एम्प्लॉयर, ठीक है, तो अगर मान लो क्या है कि जैसे एग्रीकल्चरल लेबर्स होते हैं, तो वो एग्रीकल्चरल लेबर्स क्या करते हैं, जिसके पास काम कर रहे हैं ना, तो जो बड़े पटेल साहब होते हैं, तो पटेल साहब से बोलते हैं कि आप ही लोन दे दो हमें, ठीक है। तो पटेल साहब क्या सोचते हैं, पटेल साहब सोचते हैं कि हाँ आप आए ऊंट पहाड़ के नीचे, तो पटेल साहब क्या बोलते हैं कि ठीक है लोन दे रहा हूं, इंटरेस्ट बहुत चार्ज करूंगा, तो वैसे इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, 60% इंटरेस्ट रेट चार्ज कर दिया एक साल का, कि 10,000 के बदले 16,000 लौटाओ, और बोल देंगे कि अब तुम काम छोड़ के नहीं जा सकते हो। तो वो आदमी चाह के भी उनके पास से काम नहीं छोड़ सकता, क्यों? क्योंकि उनके कर्जे तले दबा हुआ है वो, समझ रहे हो। तो एम्प्लॉयर का इंटरेस्ट मतलब टर्म्स ऑफ क्रेडिट भी क्या होता है, हार्श होता है, एक्सप्लॉयटेटिव होता है। फिर एक होता है कोऑपरेटिव्स, जैसे क्या हो रहा है कि गरीब व्यक्ति के पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, कोलेटरल नहीं था रखने के लिए, बैंक के पास वो जा नहीं सकता था, मनी लेंडर और एम्प्लॉयर जो है तो एक्सप्लॉइट करते थे। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, एक साथ आए, उनने अपने थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के एक बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया और अपने मेंबर्स जो है ग्रुप बना लिया, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली, और जिन मेंबर्स को पैसे चाहिए रहता था उन मेंबर्स को वो पैसा देने लगे कम इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है। तो क्या हो गया कि वो जो उनसे कोलेटरल मांगा जाता था बैंक के द्वारा, अब उसकी भी जरूरत नहीं है, और उन्होंने आपस में ही अपना अरेंजमेंट ढूंढ लिया। तो ये कुछ सोर्सेज ऑफ क्रेडिट है कि यहां से आप क्या कर सकते हो, क्रेडिट अरेंज कर सकते हो। तो दीज आर दी सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, कि यहां से क्रेडिट अरेंज किया जा सकता है। और इस तरह से क्या है, कुछ सोर्सेज ऑफ क्रेडिट जो है एक्सप्लॉयटेटिव होते हैं और कुछ सोर्सेज ऑफ क्रेडिट जेन्युइन होते हैं। तो अब उसी को समझते हैं अपन कि इंडिया में कौन क्रेडिट कहां से कितना कैसे ले रहा है, ठीक है। तो फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया इज द टॉपिक। फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट क्या होता है? तो फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट का मतलब यह है कि जैसे बैंक्स हो गया, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई, ठीक है, जहां पे क्या हो रहा है ना, जहां पे आपको एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा, जहां पे टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो होंगी क्या होंगी, बहुत जेन्युइन होंगी, ठीक है, वो फॉर्मल सेक्टर कहलाएगा। और एक इसी के अपोजिट क्या होता है, इनफॉर्मल सेक्टर होता है। तो जैसे फॉर्मल सेक्टर में आपके बैंक्स आ गए, जहां पे ऐसा नहीं कि आपको लोन इसलिए दे रहे हैं कि आपको बैंक वालों को क्या करवाना है, आपको झाड़ू पोछे वाला बनाना, नहीं। बैंक तो इसलिए लोन देगा ना कि आपको लोन देगा तो आपसे 20% चार्ज कर लेगा फॉर एग्जाम्पल, और वो डिपॉजिटर्स को 5% देगा, बीच में अपना 15% का इनकम कर लेगा, लेकिन उसको किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करना, उसको किसी को गुलाम नहीं बनाना है। तो बैंक्स में क्या, लेकिन बैंक ऐसा भी नहीं कि किसी को भी लोन दे देगा। बैंक पहले पेपर चेक करेगा, बैंक पहले क्या करेगा, सारा डॉक्यूमेंटेशन देखेगा, बैंक आपसे कुछ गिरवी कोलेटरल रखवाएगा, फिर पता नहीं क्यों है विजय माल्या और नीरव मोदी टाइप के लोगों को लोन मिल जाता है और वो लेके भाग भी जाते हैं। हमसे तो बहुत सारे पेपर मांगते हैं, ठीक है। तो खैर कमिंग बैक टू दिस, तो बैंक क्या करेगा ना, फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट में आएगा, जो पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस को, पूरी टर्म्स ऑफ क्रेडिट को ठोक बजा के आपको लोन देगा। और एक आता है इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है, मेरे 20 लाख दे, ठीक है, सिंपल चीज है। तो वो जो सब चुपचाप वाला सिस्टम आपने देखा होगा हेरा फेरी मूवी में, वो एक इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है। अगर उनने लोन दिया और आपने उनका लोन नहीं लुटाया, तो फिर वो एक आदमी जो पूरी पिक्चर में नहीं दिखा और एक आदमी जो पूरी पिक्चर में दिखता था, तो लोग डर जाते थे, ठीक है, वैसे लोगों को पहुंचा के आपके घर से लोन वसूलने की कोशिश करेगा, कभी भी आपको उठा लेगा, कुछ भी आपसे इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा कि इतने पैसे दिए तो इतने लौटाओ, ऐसा ये वो, ठीक है। तो ये इनफॉर्मल सेक्टर में आ जाएगा। अब दोनों जगह अगर हम लिखें तो देखो, फॉर्मल सेक्टर में आपके बैंक्स और कोऑपरेटिव्स वगैरह आ जाएंगे, ठीक है, जहां पे टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होती है, जेन्युइन होती है, आपको एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा। इनफॉर्मल सेक्टर में आपके मनी लेंडर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एम्प्लॉयर्स आ जाएंगे, जहां पे टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो होती है एक्सप्लॉइटेटिव होती है, जहां आपको क्या किया जाता है, जहां आपका शोषण किया जाता है, जहां आपको क्या कह सकते हो, जहां आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करती है, जहां आपके फंसने के चांसेस ज्यादा होते हैं। समझ में आ गया? तो ये फॉर्मल सेक्टर और ये इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर को सुपरवाइज करता है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सब ध्यान रखता है, सारे बैंकों को देखता है कि कहीं पे किसी के साथ गलत नहीं हो रहा है। इनफॉर्मल सेक्टर का माई बाप कोई नहीं होता है। इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, अपनी अपनी ढपली होती है और अपना अपना राग होता है, जिसने जिसको जैसे पटा लिया कि इनसे मैं ज्यादा इंटरेस्ट ले सकता हूं तो ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे, ये दिक्कत होती है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होता है तो वो फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट को इंडिया में सुपरवाइज करता है। अब यहां पे एक सवाल बनता है जो हर साल पूछा जाता है एग्जाम में, आपको वही चीज ध्यान रखना है क्या, कि व्हाट आर दी फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या पावर है, तो आप क्या लिखोगे? सबसे पहले तो एक अपन ने पहले पढ़ के आए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी नोट्स इशू करता है कंट्री में, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी नोट इशू करने के अलावा क्या करता है? वो फॉर्मल सेक्टर को सुपरवाइज करता है, ठीक है। तो इट मॉनिटर्स दैट बैंक्स आर मेंटेनिंग कैश बैलेंस। बैंकर्स बैंक कहा जाता है रिजर्व बैंक को। रिजर्व बैंक ये ध्यान रखता है कि किसी भी बैंक के अंदर कुछ गलत ना चल रहा हो, अगर चल रहा हो तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पिट्टी लगाता है उनकी, ठीक है। तो इट चेक्स दैट वेदर बैंक्स आर मेंटेनिंग कैश बैलेंस और नॉट, ठीक है। लोन दे रहे हैं तो लोन देने से पहले सही इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वेदर एवरीवन इज गेटिंग लोन और नॉट, अमीर गरीब सबको लोन मिलना चाहिए। बैंक्स सबमिट रिपोर्ट टू आरबीआई, ठीक है। तो जो कमर्शियल बैंक्स होती है वो कमर्शियल बैंक्स आरबीआई को सारी रिपोर्ट सबमिट करती है कि कितना लोन दिया, किसको दिया, किस इंटरेस्ट रेट पे दिया। तो कुल मिला के आरबीआई जो है इट सुपरवाइजेस द फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है? सुपरवाइज करती है पूरे के पूरे फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट को। फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज करती है, ठीक है। अब इसी के पैरेलल अगर हम बात करें कि सर फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट इन इंडिया, वाओ, ठीक है। इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट इन इंडिया, छी। अब वो छी क्यों है वो मैं समझाता हूं तुम्हें। इनफॉर्मल सेक्टर जो होता है ना, जैसे मनी लैंडर्स, फ्रेंड्स वगैरह, इनको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। मैंने अपने दोस्त से लोन लिया, अब मेरे दोस्त ने ये कंडीशन रख दी लोन दूंगा, लेकिन जब भी मैं यहां से निकलूं तो सलाम करना मुझे, करूंगा। अब क्या कर सकता हूं? दोस्त से लोन लिया, उसने पैसे दे दिए टाइम पे, अब उसने कंडीशन ये डाल दी कि सलाम कर, क्या? तो अब जैसे वो दोस्त निकल के जा रहा है, सलाम कर, सलाम नहीं करूंगा तो क्या? सलाम नहीं करूंगा तो आप झाड़ू लगा मेरे घर। अब करना पड़ेगा, क्या कर सकता है आदमी? तो वहां पे इनफॉर्मल सेक्टर में कोई आपको चेक करने वाला नहीं है, जैसी आपकी डील हो गई वैसी डील हो गई। तो इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है ना, देर आर नो ऑर्गेनाइजेशंस टू सुपरवाइज इनफॉर्मल सेक्टर लेंडिंग, ठीक है। इनफॉर्मल सेक्टर के जो लोन्स होते हैं उनको सुपरवाइज करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और जब कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो उस कारण से क्या होता है पता है? उसका रिजल्ट ये होता है कि जो बोरोवर्स रहते हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। ये नोट्स में तुम्हें एक चीज बता रहा हूं, ऐसे नहीं कि बस हवा में बन गए नोट्स। बुक लेके बैठता था, एक पैराग्राफ पूरा पढ़ता था, उस पैराग्राफ को एक कीवर्ड से कैसे याद रख सकते हैं या फिर उस पैराग्राफ की जिस्ट क्या है, वो हर चीज में लिखते गया हूं, ठीक है। ये लास्ट ईयर बनाए थे मैंने नोट्स, और पूरे नोट्स बनाने में 1 से 1.5 महीना लगा था, क्योंकि मैं क्या होता ना, देर आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे, तो वो वाली अप्रोच रहती है। तो आई प्रॉमिस यू कि अगर आप लेक्चर बहुत अच्छे से देख ले रहे हो, हर एक चीज समझ ले रहे हो इस नोट्स के फ्लो के साथ में, और फिर जब 3 दिन बाद आपको ऐसा कि यार रिवाइज कर लेता हूं, 2-3 दिन हो गए, मैं बता रहा हूं अगर आप एक एक कीवर्ड को पकड़ के चलोगे तो आपको पूरी पूरी कहानी रिकॉल हो जाएगी, बस उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना। समझ गए? तो वही है कि आपको पूरा समझ में आ रहा है कि फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट क्या होता है। तो फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल सेक्टर का कैसे सुपरविजन ये होता है, फिर बुक में आगे दिया गया है कि इनफॉर्मल सेक्टर में लेकिन समस्या है, तो उसी के पैरेलल ये पैरेलल लाइन बनाई है मैंने, ठीक है। उसी के पैरेलल इनफॉर्मल सेक्टर को कोई सुपरवाइज नहीं करता और उसी कारण से दिक्कत आती है। तो अब क्वेश्चन अगर ये बन गया कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द इनफॉर्मल लेंडिंग इन कंट्री, तो इनफॉर्मल लेंडिंग मतलब इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन्स में आपको क्या देखने को मिलता है कि बोरोवर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उन्हें लूटा जा रहा है एक तरह से, ठीक है। उनके ऊपर बहुत हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है, ठीक है। हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है तो वो बेचारे कभी लोन ले भी लेंगे तो रीपे नहीं कर पाएंगे। अब जो लोन लेंगे रीपे नहीं कर पाएंगे तो क्या हो जाएगा कि उनसे लोन निकलवाया जाएगा अनफेयर मींस से। जैसे वो तोतला सेठ जो था तो वो क्या करता था, गुंडे पहुंचा देता था ना बेचारे अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी के घर पे। तो अनफेयर मींस से लोन निकलवाने की कोशिश की जाती है, और इसी के चलते क्या होता है ना, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बहुत बढ़ जाती है कि अगर मैंने लोन लिया तो ऐसे लोन से तो भगवान बचाए ऐसा सोचने लगूंगा मैं। क्यों? क्योंकि उस लोन के चक्कर में मुझे बहुत ज्यादा पैसा लौटाना भी पड़ेगा और जिल्लत की जिंदगी अलग जीना पड़ेगी, ठीक है। तो अब क्या होगा ना, लोग लोन लेंगे ही नहीं, फिर इनफॉर्मल सेक्टर से लोग लोन लेंगे ही नहीं। हाँ सर अच्छी बात है, सब फॉर्मल सेक्टर से लो, लेकिन फॉर्मल सेक्टर से सबको लोन मिलता नहीं है। अब जब फॉर्मल सेक्टर से सबको लोन मिलता नहीं है, ठीक है, फॉर्मल सेक्टर से लोन मिलता नहीं है, लोग इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ जाएंगे नहीं, ठीक है। तो उसके चलते क्या होगा ना, उसके चलते क्या होगा कि हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग के चलते बोरोवर हैज लेस इनकम, ठीक है। तो बोरोवर लोन लेगा नहीं, अगर लोन लेगा तो डेट ट्रैप में फंस जाएगा। तो इसके लिए लोग पहले तो लोन लेना ही बंद कर देंगे। अब जब लोन लेना बंद कर देंगे तो कोई भी लोन क्यों लेता है? लोन लेके मनाली घूमने नहीं जाता कोई, लोन इसलिए लेते कि लोन लेके मैं 1 लाख रुपए लोन लेता हूं, एक थोड़ा सा कुछ छोटा मोटा बिजनेस चालू करूंगा, शायद मैं इससे 1,10,000 रुपए कमाऊंगा, तो धीरे धीरे लौटाता भी रहूंगा और धीरे धीरे मैं भी पैसा कमाता रहूंगा,
ठीक है। तो आदमी लोन इसलिए लेता है ताकि क्या कर ले, वो कुछ ना कुछ एंटरप्राइज, कुछ ना कुछ बिजनेस स्टार्ट कर ले, ठीक है। और वो बिजनेस स्टार्ट होना देश के लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि निर्मला ताई बैठी है ना टैक्स लगाने के लिए, तो गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, बिजनेस चलते हैं, तो लोग पैसा कमाते हैं, तो सरकार आ जाती, लो मेरा हिस्सा, ठीक है। तो जो सपाट टैक्स लोग पे करते हैं, जब बिजनेस करेंगे तो टैक्स पे करेंगे, तो उससे कंट्री की ग्रोथ होती है, सारा सब कुछ, ठीक। तो ऑटोमेटिकली क्या है, देखो सारी चीजें जुड़ी हुई है कि फॉर्मल सेक्टर वाओ, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में देयर आर प्रॉब्लम्स, और इनफॉर्मल सेक्टर में जब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बहुत हाई रहेगी तो पीपल विल नॉट टेक लोन। जब लोग लोन नहीं लेंगे तो कंट्री के अंदर कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी स्टार्ट नहीं होगी, तो क्या होगा कि ओवरऑल नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा। जब ओवरऑल नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा तो इसीलिए हमें क्या है, इसीलिए हमें ये इंश्योर करना होगा, देयरफॉर चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट होना चाहिए कि हर व्यक्ति लोन ले सके और सस्ते ब्याज दरों पे लोन मिल सके, ये आपको इंश्योर करना होगा। देयरफॉर चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट। कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ये चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? तो सवाल ऐसे ही बनता है, देखो इस स्लाइड से मैं तुम्हें 5-6 सवाल दिखाता हूं। फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे सुपरवाइज करता है, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या फंक्शन होता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन ये बन जाता है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लेंडिंग। फिर क्वेश्चन ये बन जाता है कि व्हाई चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट। तो आप बताओगे कि अगर चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट नहीं होगा तो पीपल विल बी मूविंग टुवर्ड्स इनफॉर्मल सेक्टर, और इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, हाई इंटरेस्ट रेट होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, लोग डेब्ट ट्रैप में फंसेंगे और लोग लोन लेंगे ही नहीं। जब लोग लोन नहीं लेंगे तो देयर विल बी क्या कह सकते हैं, देयर विल बी नो एंटरप्राइज इन द कंट्री, ठीक है। तो देयरफॉर कंट्री का डेवलपमेंट रुक गया ना दोस्त। तो इसीलिए चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट जरूरी है। आ जाओ भाई साहब, समझ में आया यहां तक? चैट में बताना हाँ जी हाँ जी, ठीक है। अगर यहां तक समझ में आया तो चैट में बताओ, इस सवाल का जवाब दे दो। और सेलेक्ट द फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट फ्रॉम द गिवन सोर्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या लगता है तुम्हें इसमें फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट क्या क्या है? फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, हाँ जी बताइए। पोल आया और क्लियर हो गया तो बताओ, हो गया? थोड़ा जल्दी दोस्त। अच्छा इधर बैंडविड्थ इधर खींच रहा है ना ये इंटरनेट की। क्या हुआ बता दो जरा फटाफट से आंसर। अरे चैट खुली थी तो आंसर चीटिंग हो गई है भैया बहुत जोर से। सी 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 सबने लिख दिया, ठीक है। सर बैटल सेशन होंगे? क्यों नहीं होंगे, होंगे क्यों नहीं होंगे, होंगे, ठीक है। थोड़ा सब्र रखो अभी, लेकिन हम क्लास में व्यस्त हैं ना यार। आदमी 5 बजे से जो उलझता है तो रात के 10-10:30 बजे तक उलझा रहता है, उसमें जान ले लो तुम, ठीक है। 50 मैं तुम्हें बता रहा हूं, देखो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना, अधिकतर ये बोलते हैं, मैंने सुना है क्या कि सर मैनेज नहीं हो रहा है, इतने सब्जेक्ट इतने चैप्टर है, कैसे करेंगे। मुझे भी लगता था कि कैसे मैनेज होगी चीजें, लेकिन जब आपके ऊपर आती है तो आप अपनी लिमिट्स पुश करो। आप जितनी लिमिट पुश करोगे आपको पता चलेगा आपकी पोटेंशियल उतनी ज्यादा है। अब मैं बता रहा हूं तुम्हें, मैं बता रहा हूं 50 लोग मैनेज करता हूं ऑफिस में, प्यार मोहब्बत झिकझिक लड़ाई झगड़ा सब, ठीक है। 2 क्लास रहती है, उसके बाद में शॉर्ट सीरीज है, उसके बाद में दूसरे वीडियोस है, और आदमी की कुछ पर्सनल लाइफ भी तो होती है, कुछ क्वालिटी टाइम भी तो होता होगा। ये सब मैनेज किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आप एक बार लिमिट्स पुश करना तो शुरू करो। और वही मैं तुमसे भी कहता हूं क्या कि तुम्हें ऐसा लग रहा है ना एक सब्जेक्ट नहीं, इतने सारे सब्जेक्ट, इतने सारे चैप्टर है, ये भी करना है वो भी करना है, सब होगा। बस पूरा माइंडसेट का खेल है कि लिमिट्स पुश करना शुरू करो एंड यू विल फील कि तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल है, ठीक। चलो इसका राइट आंसर सी है, वेरी गुड। तो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में मनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी आएगा, ये मनी लेंडर और बिजनेसमैन, ठीक है। ये इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में आएंगे ना, तो ओनली मतलब 1 and 3 इज द राइट आंसर। हाँ जी रिजल्ट देख ले, 75% बच्चों ने सही आंसर दिया, और ये 75% बच्चे जो हैं इनमें से जो ऊपर बच्चे आए हैं, तो बाबा अनुभव द्विवेदी की जय, एक बच्चे ने नाम रखा है, ठीक है।
सेकंड नंबर पे भूमिदान, आरंभियंस, ठीक है, आरंभ से ना बेटा तुम। फिर क्या है? शुभ्रदा, शुभ्रदा, सुभद्रा, करेक्ट, सुभद्रा कुमारी पंडित, आयुषी भारती, सॉरी आयुष भारती, लाला आदित्य राज श्रीवास्तव, फौजिया इशित चतुर्वेदी और ऋषभ, दीज पीपल आर ऑन लीडर बोर्ड, कॉन्ग्रेचुलेशन। सेकंड वाले क्वेश्चन का लीडर बोर्ड ही नहीं आया। चलो, जिनके पोल नहीं आ रहे विल फिगर आउट क्या दिक्कत जा रही है, क्यों पोल नहीं आ रहे। वैसे तो आना चाहिए, इतने सारे बच्चे जो दे रहे हैं। चलो लास्ट, आई गेस लास्ट टॉपिक है ये, है ना। तो अपन ने ये देख लिया, अब एक बार रिकॉल करें। रिकॉल करते में चैप्टर खत्म हो रहा है, 5 मिनट का और है, 5 मिनट का और चैप्टर बेटा खत्म हो रहा है। तो अपन अगर रिकॉल करना शुरू करें पीछे से, तो अपन ने क्या देखा, ठीक है। अगर आप रिकॉल करोगे तो अपन ने मनी वाले सेगमेंट में देखा, मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज देखा। फिर अपन देखा मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या होता है, लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक को समझ लिया। क्रेडिट को जब अपन ने पढ़ना शुरू किया तो क्रेडिट सही है या गलत है, तो 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन से समझा। अपन ने ये देखा कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होती है। फिर अपन ने ये देखा कि कहां से वेराइटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट, कहां से क्रेडिट मिल सकता है। उसके बाद में फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट को समझा, दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव सारा सब कुछ समझ लिया। अब अपन बात करते हैं कि देश में स्थिति क्या है। तो अगर हम बात करें क्रेडिट की, तो इंडिया में क्रेडिट हु गेट्स व्हाट, किसको कहां से लोन मिल रहा है, कौन कहां से लोन ले रहा है, कितना लोन ले रहा है। तो आपके बुक में है ना ये एक पाई चार्ट दिया है। इस पाई चार्ट को सारे बच्चे खोलो, बुक खोल के बैठते हो कि नहीं सामने। अगर बुक खोल के नहीं बैठ रहे ना, कैमरे में घुस के मारूंगा, ठीक है। बुक खोल के बैठा करो, क्योंकि तुम एक बार बुक रखोगे ना अपने पास, तुम्हें समझ में आएगा कि जैसा मैं क्लास में पढ़ाता चल रहा हूं, बुक का पूरा वही फ्लो है, ठीक है। तो ये पेज अगर देखोगे तो इसमें क्या है, 2 कलर है, ठीक है। अब अगेन मुझे तो सब ब्लू दिखता है, तो ये शायद एक कलर जो है, तो ये वाला ब्लू है, ये वाला पर्पल है, ठीक है। तो जो पुअर हाउस होल्ड है ना, तो क्या बताया गया है कि परसेंटेज ऑफ लोन फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर, तो पुअर हाउस होल्ड मात्र 15% गरीब लोग फॉर्मल सेक्टर मतलब बैंक से लोन ले पाते हैं। बाकी 85% गरीब लोग कहां से लोन लेते हैं, 85% गरीब लोग इनफॉर्मल सोर्सेस से लोन लेते हैं। अब जब 85% गरीब लोग इनफॉर्मल सोर्सेस से लोन लेते हैं तो उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, ठीक है। 85% लोग जब इनफॉर्मल सोर्सेस से लोन लेते हैं तो उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, और वो एक्सप्लॉयटेशन क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना। अब सब गरीब व्यक्ति को फिर फॉर्मल सेक्टर में जाना चाहिए ना, लेकिन नहीं जा पाते क्योंकि कुछ समस्याएं हैं, वो भी बताऊंगा। फिर अगर आप देखेंगे हाउस होल्ड विद फ्यू असेट, तो वो हाउस होल्ड जिनके पास कुछ थोड़े से असेट्स हैं, तो उसमें क्या आता है, उसमें मेजोरिटी लोग इनफॉर्मल सोर्स से ले रहे हैं, लेकिन वो मेजोरिटी माइनॉरिटी एकदम नेग्लिजिबल है कि 47 आधे मान लो कि आधे लोग जिनके पास असेट्स हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, आधे लोग फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। वेल ऑफ हाउस होल्ड मतलब जो थोड़े पैसे वाले लोग हैं ना, तो वो उसमें से 72% लोग फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, और मात्र 28% लोग ये ब्लैक का काम जो करते हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। और जो रिच हाउस होल्ड है, तो अधिकतर अमीर लोग लोन कहां से लेते हैं, फॉर्मल सेक्टर से, बैंक वगैरह से ही, ठीक है। तो अब देखो, अमीर व्यक्ति के एक्सप्लॉइट होने के वैसे भी चांसेस कम है, और अगर वो एक्सप्लॉइट हो भी जाएगा तो उसके पास बहुत पैसे होते हैं, लेकिन वो फॉर्मल सेक्टर से ही लोन ले रहे हैं। और गरीब व्यक्ति इनफॉर्मल सेक्टर से क्यों लोन ले रहा है जब एक्सप्लॉइट होता है? तो साहब ये शौक से नहीं किया जाता है, ये मजबूरी है। क्यों? क्योंकि गरीब व्यक्ति के पास में जब वो बैंक से लोन लेने जाएगा तो वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा, उसके पास वो कोलेट्रल नहीं होगा, वो गिरवी क्या रखेगा, उसके पास तो कुछ असेट ही नहीं है ना, वो लोन ही इसलिए ले रहा है कि वो कुछ कर पाए। समझ रहे हो मेरी बात? तो बैंक के साथ में यही दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है कि पुअर हाउस होल्ड्स के पास में कोलेट्रल नहीं है तो उनको लोन नहीं मिलता है, रिच हाउस होल्ड्स के पास कोलेट्रल होता है तो उनको लोन मिल जाता है आसानी से। तो इसीलिए कंट्री में क्या है, इसीलिए कंट्री में इट इज एसेंशियल कि फॉर्मल सेक्टर जो है उसको लेंडिंग बढ़ानी चाहिए। फॉर्मल सेक्टर स्टिल मीट्स ओनली अबाउट हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट नीड ऑफ द रूरल पीपल। ग्रामीण क्षेत्र में गरीब व्यक्ति को सिर्फ आधे ही गरीब व्यक्ति को क्या मिल पाता है, फॉर्मल सेक्टर से लोन मिल पाता है, क्योंकि अधिकतर लोग जो हैं वो ना, मतलब जिसमें एक माइंडसेट बता रहा हूं, गांव में ना लोग बैंक में जाने से डरते हैं, पता नहीं क्या साइन करवा लेंगे, ऐसा ना हो गुलाम बना ले कहीं, ठीक है। तो वो सोचते हैं कि बैंक की चिक पेपर वेपर ये वो साइन और पढ़ना लिखना सब पड़ेगा, इससे बेहतर तो क्या है, इससे बेहतर तो यह है कि मैं वो लाला सेठ से लोन ले लेता हूं, पहचानता तो है वो, और वो कोई पेपर वेपर भी मानेगा, माना कि 1000 रुपए के बदले में वो 1500 लेगा, लेकिन उससे ले लेता हूं, तुरंत दे देगा, अपनी पहचान का है। तो ये थॉट के साथ एक गांव का व्यक्ति चलता है, जैसे बता रहा हूं। इसी कारण क्या आता है कि फॉर्मल सेक्टर लेंडिंग सिर्फ हाफ और लेस देन हाफ होती है, ठीक है। बाकी सारे लोग इनफॉर्मल सेक्टर से ही क्या करते हैं,
वो करते हैं। हाँ, समझ में आया? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ठीक है। तो अब ये तो समस्या है, अपन ने क्या सीखा है बेटा? समस्या पे नहीं समाधान पे फोकस करना है। तो अपन समाधान पे फोकस करते हैं। यहां आ जाओ, समस्या पे नहीं समाधान पे फोकस करते हो, आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको ये क्लियर कट तरीके से समझ में आएगा कि फॉर्मल सेक्टर स्टिल मीट्स ओनली अबाउट हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट नीड ऑफ रूरल पीपल, देयरफॉर बैंक्स एंड कोऑपरेटिव शुड इंक्रीज देयर लेंडिंग। ठीक है, तो इसीलिए बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को अपना लोन देने का दायरा जो है वो बढ़ाना होगा, और खास करके कहां बढ़ाना होगा? ठीक है, पर्टिकुलरली रूरल एरियाज में बढ़ाना होगा। ठीक है, रूरल एरियाज मतलब ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में बैंक्स को क्या करना होगा? लोन देने का प्रोसेस जो है वो बढ़ाना होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि गांव में ही जो पुअर हाउस होल्ड है वही इनफॉर्मल सेक्टर के चुंगल में फंसे हुए हैं। ठीक है, और उसी के साथ साथ ये भी देखना होगा कि चलो गांव में जा जाके ब्रांच तो खोल दिए, लेकिन गांव में भी सिर्फ जो गांव के अमीर आदमी उनको ही लोन मिल रहा है, गरीब व्यक्ति को नहीं मिल रहा, और कहने को क्या बोलते हैं, हाँ गांव में ब्रांच है हमारी। तो ये भी ध्यान रखना होगा कि अलोंग विद द एक्सपेंशन ऑफ फॉर्मल सेक्टर लोन, कि आप फॉर्मल सेक्टर का लोन एक्सपेंशन कर रहे हो ना, कि फॉर्मल सेक्टर के ज्यादा से ज्यादा लोन मिले, आपको यह भी देखना होगा इट इज नीडेड टू इंश्योर दैट एवरीवन रिसीव्स इट। दो चीजें ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं इन इंडिया व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ क्रेडिट, या फिर व्हाट इज रिक्वायर्ड टू इंप्रूव द फॉर्मल सेक्टर लेंडिंग इन रूरल इंडिया, तो आप बताओगे कि बैंक्स और कोऑपरेटिव्स को सबसे पहले तो अपनी ब्रांचेस रूरल एरियाज में बढ़ाना चाहिए, और ब्रांचेस बढ़ाने के साथ साथ यह भी करना चाहिए कि फॉर्मल सेक्टर लोन जो है ना वो उसको इंक्रीज करे। ठीक है, और इंक्रीज करने के साथ साथ ये इंश्योर करे कि सबको मिल रहा हो, कि सिर्फ अमीर व्यक्ति को नहीं मिल रहा हो, कि गांव में ब्रांच खोल दी और गांव के पटेल को दे दिया लोन, बस बाकी सारे जो गांव में गरीब व्यक्ति वो आज भी इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे, तो ये गलत है। अब देखो क्या है, ये पूरी कहानी अपन ने जो समझी ना, तो इस पूरी कहानी का मेन जड़ कहां है पता है? कि गरीब व्यक्ति, मैंने बताया ना कि साहब शौक से कोई ये नहीं है कि 10,000 के बदले 15,000 लौटाएंगे, वो मजबूरी है। क्या मजबूरी है? कि वो गरीब व्यक्ति गरीब है, उसके पास कोई एसेट नहीं है कि वो गिरवी रख सके कोलेट्रल की तरह, वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको डॉक्यूमेंटेशन का नॉलेज नहीं है। ठीक है, इसीलिए वो इनफॉर्मल सेक्टर में जा रहा है। तो हमें यह समझना होगा कि बैंक उन्हें लोन देगी नहीं, इनफॉर्मल सेक्टर अगर मनी लेंडर वगैरह के पास जाएंगे तो वो उन्हें एक्सप्लॉइट करेंगे। कोई मिडवे है क्या? कोई बीच का रास्ता है? तो वो बीच का रास्ता ही निकलता है सेल्फ हेल्प ग्रुप से, सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर। ठीक है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर वाला टॉपिक स्टार्ट ही इस चीज के साथ होता है कि पुअर पीपल आर टेकिंग लोन फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर बिकॉज फॉर्मल सेक्टर इज नॉट गिविंग देम लोन, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर इज आस्किंग फॉर डॉक्यूमेंट्स फॉर कोलेट्रल। तो इसका सोल्यूशन ये है, इसका सोल्यूशन ये है क्या? कि जब मनी लेंडर्स चार्ज कर रहे हैं बहुत हाई इंटरेस्ट रेट एंड keep on records of the and keep no records of transactions and harass the borrower, ठीक है, then borrower should go to formal sector, but formal sector में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि formal sector is asking for collateral and documents which they don't have। तो इसीलिए गरीबों ने समझा कि आगे कुआ पीछे मेरे खाई, तू ही बता जाऊं मैं कहां। तो इसीलिए गरीब लोगों ने क्या सोचा कि हमें अपनी मदद खुद करना होगी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाते हैं। अपनी मदद खुद कैसे करेंगे? तो इसी चीज को चलते हुए, ठीक है, जो रूरल पुअर पीपल थे ना, पर्टिकुलरली विमेन, दे ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू स्मॉल ग्रुप्स। जैसे 15 से 20 महिलाएं जो है वो एक साथ इकट्ठी होना शुरू हुई। उन्होंने क्या किया कि चिंटू की मम्मी तुम्हारे पास कितने 10,000 रुपए, क्या बोलते हैं फिर मिंटू की मम्मी तुम्हारे पास 20,000 रुपए, लाओ 10,000 20,000 10,000 20,000 ऐसे इकट्ठा करके उन्होंने 2 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए। अब सबसे ज्यादा जरूरत अगर मान लो रिंकी की मम्मी को थे तो 10,000 रुपए उन्होंने क्या कर दिए, मतलब जैसे सबने इकट्ठे करके 2 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए। रिंकी की मम्मी को अगर 1 लाख रुपए चाहिए थे तो उन्होंने बोला रिंकी की मम्मी हम तुम्हें जानते हैं, तुम भाग के कहीं नहीं जाओगी, ठीक है, तुम रिंकी के पापा के बिना नहीं रह सकती हो। तो उन्होंने क्या करा कि रिंकी की मम्मी को लोन दे दिया। अब वो ना मनी लेंडर के पास जाने की जरूरत पड़ी उनको, ना बैंक में जाने की जरूरत पड़ी। और रिंकी की मम्मी जब पैसा लौटाएगी तो उनसे ये नहीं बोलेंगे कि बस 1 लाख रुपए लौटाओ, तुम 1,05,000 लौटा दो, हम मनी लेंडर की तरह तुमसे 1,50,000 नहीं मांग रहे, लेकिन 1,05,000 तो लौटाओ। ठीक है, तो क्या हो रहा है ना कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में रूरल पुअर ने दे ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू स्मॉल ग्रुप्स, दे पूल देयर सेविंग्स। ठीक है, उन्होंने अपनी सेविंग्स को कलेक्ट किया और
उस सेविंग का इस्तेमाल किया उनकी क्रेडिट नीड्स को मीट आउट करने के लिए। अब इसमें हो क्या रहना है, डिसीजन मेकिंग पावर उन रूरल पुअर के पास ही है, इंटरेस्ट रेट वो खुद तय करेंगे, कोलेट्रल नहीं है कोई बात नहीं, जान पहचान के सब एक दूसरे को, एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो रहा है, मेन चीज तो ये है। ठीक है, तो टिपिकल सेल्फ हेल्प ग्रुप हैज 15 to 20 मेंबर्स यूजुअली बिलोंगिंग टू वन नेबरहुड हु मीट एंड सेव रेगुलरली। तो जो रेगुलरली जिनकी मीटिंग होती है, पैसे सेव करते हैं और उस पैसे को, उस पूल को वो अपने ही मेंबर्स की जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का एडवांटेज क्या है समझना, सेल्फ हेल्प ग्रुप समझ में आ गया। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का एडवांटेज क्या है, उसका एडवांटेज ये है कि यहां पे लोन्स मिल जाते हैं मेंबर्स को विदाउट कोलेट्रल, वो आपसे कुछ गिरवी नहीं रखवाएंगे क्योंकि जानते हैं सब एक दूसरे को। ठीक है, डिसीजन जो है वो मेंबर्स खुद लेते हैं, तो इंटरेस्ट रेट वगैरह वो खुद तय करते हैं, किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं। साथ ही साथ ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर दी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ रूरल पुअर, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में। जैसे शहरों में क्या ना, मतलब गांव और शहर में एक बहुत वो है, क्या कहोगे आप, एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, एक स्टार्क डिफरेंस देखने को मिलेगा, जहां आपको देखने को मिलता है कि गांव में क्या होता है, गांव में महिलाएं घर का काम करती, वही उनकी एक्सरसाइज होती है। ठीक है, शहर में महिलाएं शायद जिम जा रही है, घर पे काम वाली भाई अलग रखा के रही है। ठीक है, शहर में आपको क्या देखने को मिलेगा कि किटी पार्टीज होती है, गांव में वही महिलाओं का क्या होता है, समूह की मीटिंग होती है, वही किटी पार्टी होती है, सेव परमल मिक्सचर बढ़िया बुलवाती है और खाती है, और वही अपना ये सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती है सब। तो खैर जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, अगर यहाँ आए अपन, तो ये रूरल पुअर के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक है कि रूरल पुअर एक साथ मिल सकते हैं। ठीक है, वो अपने डेवलपमेंट के बारे में सोच सकते हैं, खास करके विमेन जो है वो सेल्फ रिलायंट होती है कि वो अपनी क्रेडिट नीड्स को मीट आउट कर सके। ठीक है, और वो इश्यूज जो हैं तो वो क्या कर सकें, दूसरों के साथ डिस्कस कर सकें। ठीक है, तो ये जब सेल्फ हेल्प ग्रुप की ऐसी मीटिंग्स होती है तो उसमें वो न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सारे मुद्दे भी डिस्कस कर लेती हैं। फाइन, अब एक फैक्ट है, वैसे तो क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने चालू किया था, जिनके लिए उन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। ठीक है, ये एक फैक्ट ध्यान रख लेना। तो दिस वाज द चैप्टर। ठीक है, एक और सवाल है, इस सवाल के साथ में अपन चैप्टर को पूर्ण आहुति देंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं। मैं चैट खोल रहा हूं, लेकिन प्राइवेट चैट है क्योंकि तुम फिर आंसर देख लेते हो सारे बच्चे। बताओ, हु अमंग द फॉलोइंग टेक्स द डिसीजन रिगार्डिंग सेविंग एंड लोन एक्टिविटीज ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। देखो चिढ़ाने का एक तरीका पता है मुझे, इसका आंसर मैं ही बता देता हूं क्योंकि अभी बताया। तो मेंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर होते हैं वही डिसीजन लेते हैं ना, तो इसका आंसर डी होगा। अब दे लो तुम डी, सब चैट में लिख लो डी। ठीक है, डी फॉर दिगराज। समझ में आया चैप्टर? हाँ जी, यस और नो बताओ जरा फटाफट, बस खत्म हो गई क्लास। अब देखो इस चैप्टर के कीवर्ड्स बताओ। ओ ये क्या हो गया कीवर्ड्स के साथ, रुक जाओ जरा, अभी जादू होगा। अभी भी हो, मैंने तुम्हें ऑफिस लॉन्च के दिन एक व्यक्ति दिखाया था ना, मितेश नाम का। ठीक है, वो मितेश नाम का व्यक्ति जो है, तो वो मितेश नाम का व्यक्ति कभी कभी ऐसा कर देता है, जब उसके पास बहुत सारा काम आता है तो आधे में लगा दिया फेड इन, आधे में लगाया नहीं। ठीक है मितेश, आज रुको तुम, आज अपन चटनी खेलेंगे। ठीक है, तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड जैसे चैप्टर शुरू होता है तो एक कीवर्ड आता है क्या, सिचुएशन वेयर बोथ पार्टीज हैव एग्रीड टू सेल एंड बाय ईच अदर्स कमोडिटी। सिंपल स्वीट शॉर्ट डेफिनेशन। ठीक है, मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी इंटरमीडिएट की तरह काम करता है एक्सचेंज प्रोसेस में, इसीलिए उसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। बार्टर एक्सचेंज क्या होता है, एक सिस्टम ऑफ एक्सचेंज जहां पे गुड्स के बदले गुड्स बदले जाते हैं। ठीक है, बार्टर एक्सचेंज अगर गाड़ी है तो इट डिपेंड्स ऑन पेट्रोल, वो पेट्रोल क्या है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, तो इट डिपेंड्स ऑन डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। करेंसी क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट क्या होते हैं, चेक, चेक क्या है, पेपर इंस्ट्रक्टिंग बैंक टू पे स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज बीन इशूड। पेमेंट्स कैन बी मेड विद द यूज ऑफ चेक इंस्टेड ऑफ कैश। ठीक है, कोलेटरल क्या होता है, जो आप सामान गिरवी रख रहे हो, तो एसेट दैट द बोरोवर ओन्स, हर एक चीज। टर्म्स ऑफ क्रेडिट में वही पूरा सब कुछ, डोकोमो इंटरनेट। ठीक, फिर साथ में क्या है, फॉर्मल क्रेडिट क्या होता है, तो फॉर्मल क्रेडिट जहां पे आप क्या देख रहे हैं, लोन रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से आरबीआई सुपरवाइज करती है, वो सब दिया जाता है। इनफॉर्मल क्रेडिट जहां पे कोई माई बाप नहीं होता, अनरेगुलेटेड लोन्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं, तो 15 से 20 मेंबर के ग्रुप जो एक साथ आते हैं, अपनी सेविंग्स पूल करते हैं। ठीक है, ताकि क्रेडिट नीड्स को मीट कर सके। कुछ क्वेश्चन जो आपको याद कर लेना चाहिए, जैसे हाउ मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, लोन एक्टिविटी क्या होती है बैंक की। ठीक है, तो डिपॉजिट लेता है वो, लोन प्रोविजन करता है, इंटरमीडिएट रोल प्ले करता है, इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। तो वो पूरी एक्टिविटी को समझा दिया मैंने कि बैंक की लोन एक्टिविटी क्या होती है। अगला क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो देखो टर्म्स ऑफ क्रेडिट ये लिख दिया और एक एक चीज को, इंटरेस्ट रेट क्या होता है, कोलेटरल क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, मोड ऑफ रिपेमेंट, एक एक चीज को समझा दिया है।
3 रीजंस फॉर बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी टू इंक्रीज देयर लेंडिंग फैसिलिटीज। तो वो भी बताना है कि बैंक्स और कोऑपरेटिव्स अगर लेंडिंग फैसिलिटी नहीं बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, पुअर जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ चले जाएंगे। तो पुअर पीपल को फॉर्मल सेक्टर में इंक्लूड करना है, ठीक है। हाई इंटरेस्ट रेट से बचाना, उनको चीपर क्रेडिट मिले ताकि क्या हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्टार्ट हो। विच गवर्नमेंट बॉडी सुपरवाइजेज आरबीआई, आरबीआई क्या करती है, तो ये आरबीआई के फंक्शंस हो गए। तो ये कुछ वो क्वेश्चंस है जो आपको जो बेयर मिनिमम है, ठीक है, वो शॉर्ट वाली चीज जो है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम क्या होता है वो बता दिया, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप और सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम क्या है, अभी खत्म नहीं हुआ चैप्टर। अब प्रैक्टिस के लिए देखो 2019 में इस चैप्टर से जितने सवाल पूछे गए, ये मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्वेश्चन दिया है मैं वो क्वेश्चन दे रहा हूं जिनकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, तो वो ध्यान रखना। तो वही सारी चीजें हैं। फिर आप देखो तो ये करेंसी का मैंने आपको कीवर्ड दिया है, तो ये क्वेश्चन आया है, तो ये प्रैक्टिस करना। जैसे क्रेडिट जो है पॉजिटिव रोल नेगेटिव रोल दोनों बताया है, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ क्रेडिट एक्सप्लेन करो, तो इसलिए मैंने तुम्हें यार टर्म्स ऑफ क्रेडिट एक्सप्लेन करके दिया है कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट पूछा जाए तो आप इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल, डॉक्यूमेंटेशन या फिर मोड ऑफ रीपेमेंट, किसी को भी 3 को एक्सप्लेन कर देना। तो ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, समझ में आया। 2019 के पेपर में जो आए, 2020 में जो पेपर में सवाल आए, आज तक इस चैप्टर से जितने भी सवाल आए, 2021 में तो पेपर ही नहीं हुआ था, 22 में जो सवाल आए, 2022 के बाद में 2023 में जो सवाल आए हैं, 2023 के बाद में 2024 में जो सवाल आए हैं, सारे सवाल मैंने आपको दे दिए हैं। खूब प्रैक्टिस करो, जी भर के प्रैक्टिस करो, लेकिन प्रैक्टिस याद से करना, ठीक है, प्रैक्टिस याद से करना। समझ में आया। तो ये